नमस्कार, वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे सप्तमेश के ऊपर। सप्तमेश आपके 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन राशि एंड भावा। वैदिक ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं, द राशि, द भावा, द ग्रह एंड द नक्षत्र। आपने ग्रह के तो मंदिर देखे होंगे, शनि देव के लिए मंदिर है, सूर्य देव के लिए मंदिर है। क्या आपने कभी किसी राशि के लिए मंदिर देखा है, डेडिकेटेड मंदिर? किसी हाउस के लिए मंदिर देखा है कि ये फर्स्ट हाउस के लिए मंदिर है, ये सेकंड हाउस के लिए मंदिर है, या किसी नक्षत्र के लिए स्पेसिफिक मंदिर आपने देखा हो? दो कुछ अपवाद हैं, होते हैं, कई जगह पे होते हैं ऐसे मंदिर, बट जनरली आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपके आसपास देखिएगा क्या कोई ऐसा मंदिर है मेष राशि का सेकंड हाउस का मंदिर है? क्यों? ग्रह की हम पूजा करते हैं, ग्रह को हम वर्शिप करते हैं, बट मंदिर राशि, भाव, नक्षत्र के नहीं होते। क्या है इनके बीच का बेसिक डिफरेंस? 7th हाउस का स्वामी मेरे 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है वर्सेस 7th हाउस का स्वामी मेरे कर्क राशि में बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरह से जाना जाए कि स्पाउस के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर क्या बेसिक डिफरेंसेस ये दोनों डिफरेंट अलाइनमेंट ला सकती हैं। तो उसका आंसर, जेन्युइन आंसर आपको इसी सेशन के अंदर मिलेगा, इसी चैनल के अंदर मिलेगा। चैनल के साथ संबंध बनाए रखिए। फर्स्ट बार अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। एंड गाइज, प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, मतलब और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे इंसान को ये तो पता लगे कि 7th हाउस का स्वामी जब हाउस के अंदर बैठता है वर्सेस राशि के अंदर बैठता है तो इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो ये काम आपको करना है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 7th हाउस सप्तमेश के बारे में, कि सप्तमेश की जर्नी क्या है, मतलब सप्तमेश है क्या, सप्तमेश कैसे मेरी मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है, और किस तरह से जाना जाए एट द एंड, किस तरह से समझा जाए अपने सप्तमेश को, अपने स्पाउस को, पार्टनर को। कहाँ मिल सकते हैं, किस एज में मिल सकते हैं, किस तरह का संबंध हो सकता है, क्या कार्मिक होगा या नॉर्मल जनरल संबंध आपको देखने को मिलेगा, इन सब की विवेचना हम करने वाले हैं। तो सप्तमेश 7th हाउस लगन से सबसे दूर बैठा हुआ भाव है। लिटरली सबसे दूर जो है लगन से वो 7th हाउस है। तो 7th हाउस क्या दिखाता है? 7th हाउस केवल आपकी मैरिज या स्पाउस को नहीं दिखाता। फिलोसॉफिकली 7th हाउस आपकी हाफ बॉडी को दिखाता है। जो चीज़ें आपके अंदर नहीं है ना, वो 7th हाउस के अंदर है। 7th हाउस के अंदर वो खजाना है जो आपके अंदर नहीं है, वो 7th हाउस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बार बार एक टर्म कह रहा हूँ, वो है हाउस। मैं नहीं कह रहा कि तुला राशि है, 7th हाउस में अगर काल पुरुष की कुंडली है तो तुला राशि आएगी, और तुला राशि मैरिज की राशि होती है, बट मैं कह रहा हूँ हाउस। तो वैदिक ज्योतिष के अंदर जो भाव होते हैं वो मूलतः तामसिक ऊर्जाओं को इंडिकेट करते हैं। और तामसिक ऊर्जा का मतलब है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये तो बहुत डार्कनेस की चीज़ें हो। हर भाव के अंदर कुछ ना कुछ रिसोर्स होते हैं। सप्तम भाव के अंदर क्या रिसोर्स है? मैरिज। छठे भाव के अंदर क्या रिसोर्स है? प्रोफेशन। 5th हाउस के अंदर क्या रिसोर्स है? आपकी रिलेशनशिप। 4th हाउस का रिसोर्स क्या है? कार, बाइक, एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी आपकी। तो हर हाउस के अंदर कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ संसाधन होते हैं जो आपको इस लाइफ को जीने के लिए चाहिए। तो मैरिज है मीन्स कि वो ऊर्जा जो आपको कंप्लीट करे। तो आपका स्पाउस कौन है? आपका स्पाउस वो प्लैनेट है जो आपको कंप्लीट करता है। इसीलिए जामिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो दारा कारक का कॉन्सेप्ट है, दैट सेज आत्मकारक द प्लैनेट दैट गॉट हाईएस्ट डिग्रीज एंड दारा कारक द प्लैनेट दैट गॉट द लीस्ट डिग्रीज। सो लीस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्रीज को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इसी तरह से पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष के अंदर 7th हाउस इज द हाउस दैट कंप्लीट्स यू। सो वो ऊर्जा जो आपको कंप्लीट करने वाली होती है। कई बार चार्ट में मैंने देखा है षडबल के अंदर जो प्लैनेट सबसे वीक है वही आपका स्पाउस बन के आ जाता है। एट द एंड लिटरली वो ऊर्जा आपको कंप्लीट कर रही है। कि मेरा तो सब जुपिटर सबसे वीक था और जुपिटर ही आपको स्पाउस बन के मिल जाएगा। कि मेरा जुपिटर वीक जरूर था बट मेरा स्पाउस जो है हैवी स्पिरिचुअल पर्सन है, वो मतलब स्पिरिचुअल है उसके अंदर ऊर्जा, बिकॉज वो ऊर्जा आपको कंप्लीट कर रही है कि आपके पास जो नहीं है डिवाइन ने आपको वो दे दिया। तो सप्तम भाव क्या है? वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है, इस जीवन के अंदर आपको कंप्लीट महसूस कराती है। हाउस संसाधन को रिप्रेजेंट करता है। आप कैसे जाने जाएं कि मेरा सप्तम भाव सप्तमेश कौन है? तो आप अपने बर्थ चार्ट को ओपन कर लीजिए, 7th हाउस को एक बार देख लीजिए कि सप्तम भाव जो है उसके अंदर कौन सी राशि है। हर राशि का एक स्वामी है। तो अगर मेष राशि है तो मंगल आपका सप्तमेश हो गया, वृषभ राशि है तो शुक्र आपका सप्तमेश हो गया। तो वो फाइल भी या कुछ ना कुछ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जिससे कि आप इजीली समझ पाएं। चत्रों के ऊपर और थोड़ा फोकस करेंगे अगले सेशन में। तो एक सीरीज है जिसको हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आई थिंक ये 4th वीडियो होगी, 4th सेशन होगा उस सीरीज का। तो अगर आपने अब तक 3rd नहीं देखे हैं तो उनको आप प्लीज चेकआउट करिएगा। बहुत आपको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में कि स्पाउस किस तरह से होता है। कोई भी एक प्लैनेट, कोई भी एक डिविजनल चार्ट, कोई भी एक धारा कारक आपको आपके स्पाउस के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता। आपको पजल बाय पजल, पीस बाय पीस जाना होगा, सबको मिला के एक बड़ी पजल, बड़ा कैनवास तैयार करना होगा। जब आप कार्मिक बात करते हो तो कार्मिक को समझना हल्की फुल्की बात नहीं है। कर्मा को समझने के लिए मतलब जन्म जन्म वो होता है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराएगी। बस आप लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ इंसान चलता रहता है बट कर्म नहीं घुसते, समझ नहीं आते। तो अगर इन्हें समझना है, वास्तव में गहराई से उतर के समझना है, तो हमें थोड़े से प्रयत्न इंक्रीज करने होंगे और चीजों को स्टेप बाय स्टेप, सेशन बाय सेशन आपको समझना होगा। सो दीस ऑल थिंग्स गॉट फॉर यू, बी कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट एंड लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू फॉलो Instagram and Facebook profile, and got anything about consultation, feel free to drop me a message. All the details on the WhatsApp and the website ilahiman.com। धन्यवाद कि आपका सप्तम भाव का स्वामी कौन सा प्लैनेट है। सो अब यू गॉट द प्लैनेट कि आपके पास एक प्लैनेट आ गया है। अब प्लैनेट वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ऑल द स्पिरिचुअल एनर्जीज, ऑल द प्योर एनर्जीज विद द प्लैनेट्स, कॉज लॉर्ड जनार्दन ने, लॉर्ड जगन्नाथ ने अपनी ऊर्जाओं को 9 प्लैनेट्स के अंदर कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया है। तो वो 9 प्लैनेट्स जो हैं वही आपको वो सुप्रीम
प्योर ऊर्जा जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो व्हेन वी से कि सप्तमेश आपका जो है वो मंगल बन गया है, तो नाउ मंगल गॉट द अपर हैंड डिसाइडिंग योर मैरिज। मंगल गॉट द अपर हैंड, मंगल की जो हैंड है ना वो अब सप्तम भाव से ऊपर है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सप्तम भाव में 3 प्लैनेट बैठे हैं, सप्तमेश मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, किसको मैं फोकस में लाऊं? तो आई एम सेइंग कि सप्तमेश को आप पहले पकड़िए, सप्तमेश को आप पहले देखिए, बिकॉज सप्तमेश इज मोर प्योर। सप्तम भाव का स्वामी एक प्लैनेट है, प्लैनेट वैदिक ज्योतिष में ज़्यादा प्योर है देन द हाउसेज। हाउस से ज़्यादा प्योर है प्लैनेट, और प्लैनेट के बाद आता है कौन? राशि। प्लैनेट उच्च का होगा या नीच का होगा? अब आप बताइए कि सूर्य है आपका प्लैनेट, किसी एक पर्सन है दूसरा, उसका भी सूर्य है, दोनों में क्या डिफरेंस है? आपका सूर्य एरीज में बैठा है, उच्च का है, उनका तुला में है, वो नीच का हो गया। तो दोनों के स्पाउस के अंदर बेसिक डिफरेंस आ जाएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे। द प्लैनेट दैट सिटिंग इन द एक्साइटेड साइन वर्सेस द डेबिलिटेटेड साइन। सो साइन क्या कर रहा है? राशि क्या कर रही है? राशि प्लैनेट को आधार दे रही है, राशि प्लैनेट को स्ट्रेंथ दे रही है कि आपको और मजबूत बना देते हैं और आपको और रिफाइंड कर देते हैं। तो हर राशि प्लैनेट को रिफाइन करने की कोशिश करती है। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो राशियां हैं वो नक्षत्रों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसे ही मैं मेष राशि कहता हूँ, इसका मतलब है कि अगर आप प्रो एस्ट्रोलॉजी की तरफ हैं तो मेष राशि फॉर्म्स विद 3 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका। वृषभ राशि कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा आद्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु पुष्य, आश्लेषा, आश्लेषा मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर पूर्व उत्तरा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त एंड देन द चित्रा। सो इस तरह से हर राशि 3 नक्षत्रों को अपने अंदर समेटे हुई है। तो राशि मोर डोमिनेंट है देन द हाउस। मैं सप्तम भाव को एक साथ एक बार इग्नोर कर सकता हूँ, बट सप्तमेश को और सप्तमेश जिस राशि में बैठे हैं उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको प्रायोरिटी देनी होगी। सप्तम भाव मतलब हाउस को अगर आप देखें ना कि आपका सप्तमेश चौथे भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, तो आप ये बेसिक जान सकते हैं कि आपके स्पाउस के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका होगा, क्या आपके स्पाउस सोचते होंगे, क्या किस तरह के पर्सन हो सकते हैं, कि किस तरह की मेंटालिटी हो सकती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। बट व्हेन कम्स टू सप्तमेश और उसकी राशि, तो ये दोनों आपको मदद करती हैं ये जानने में कि मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी। मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, वो पर्सन होगा कैसा, क्या वो पर्सन अपने अंदर कुछ चेंजेस को करने वाला होगा या बस बिल्कुल एक स्टैग्नेंट की तरह होगा कि बस अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। मैरिज की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्या ये कोई कार्मिक मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है, इन सब का जवाब आपको कब मिलेगा? जब आप राशि को समझ पाओगे। और समझने की व्यवस्था एक ही है, जो प्लैनेट अपने अनुकूल राशियों में बैठेगा वो उस हाउस को और इन्फ्लुएंस और बेटर बना देगा। अगर शनि महाराज मेष राशि में बैठ जाएंगे, और सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि महाराज की, सप्तमेश मेरे शनि है, मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि मेष राशि के तत्व आपके स्पाउस में दिखाई देंगे, और शनि है मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, तो वो मैरिज की स्ट्रेंथ को, उसकी स्ट्रेंथ को वो डाउन कर देंगे। अगर सूर्य मेष राशि में होकर बैठ जाएगा तो वो उसको अपलिफ्ट कर देगा। बट यहाँ ये एक पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि स्पाउस या आप दोनों के अंदर ईगोइस्टिक कुछ ना कुछ हो, मतलब ईगो क्लैशेस हों जिसकी वजह से चीज़ें आगे ना बढ़ पाएँ। तो ये आपको कब पता पड़ा? ये आपको जब पता लगा जब आपने ये देखा कि मेरा सप्तमेश किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। क्या वो मेष में बैठा है, क्या वो वृषभ में बैठा है, क्या वो मिथुन में बैठा है। मेष की तरह वर्क करेगी। मेष इज़ ऑल अबाउट द बिगिनिंग, मेष से सब कुछ स्टार्ट होता है। मेष में मंगल की ऊर्जा है, मंगल जो है फास्ट डिसीजन लेते हैं। मेष को क्या कहते हैं? लॉर्ड रामा, इसको राम नाम से संबोधित करते हैं, बिकॉज मेष का जो व्यक्तित्व है ना वो ऐसा है कि बिल्कुल रेडी टू फाइट है। स्कॉर्पियो भी मंगल की राशि है, बट स्कॉर्पियो छुप के लड़ाई करती है, मेष रेडी टू बैटल है, ये बस बैटल के लिए रेडी है। तो जब भी कोई प्लैनेट इस राशि के अंदर बैठता है ना, तो उसके अंदर रेडी टू बैटल की एनर्जी आ जाती है, बिगिनिंग की एनर्जी आती है, कि सब कुछ स्टार्ट करने की एनर्जी आती है। सप्तमेश जब आपका मेष राशि के अंदर बैठा होगा, वन थिंग इज श्योर कि आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ नया स्टार्ट आपके जीवन में होगा। कुछ लोग प्रोफेशन को स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग हाउस होम में बदलाव ला देते हैं, कुछ लोग आपका ये नियर एनवायरनमेंट में चेंज देख पाते हैं आफ्टर द मैरिज। तो वो मेष की ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं। मेष की ऊर्जा का प्लैनेट सप्तमेश अगर आपके मेष में है, तो इसका एक सीधा इंडिकेशन ये है कि मंगल की ऊर्जाएं आपके स्पाउस को प्रभावित करती हैं। वो शुरुआत में नहीं दिखाई देंगी, हो सकता है टॉप लेयर में वो ना दिखाई दें, जब मिलें तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन दिखाई दे जाए, बट एट द एंड हिडन में आपको वो मंगल की ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी। अगर यही प्लैनेट 0 से 10 डिग्री के आसपास का है तो वो मंगल की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वहाँ पर चीज़ों को वो डिस्टर्ब कर देती हैं। तो सप्तमेश का 0 से 10 डिग्री का होना मेष राशि में मंगल और केतु की ऊर्जाओं को अपने अंदर रखता है, जो कि सेपरेशन या फिर डिस्टर्बिंग एनर्जीज होती है। तो उससे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बट अगर उससे ऊपर की डिग्रीज हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठा हुआ सप्तमेश अच्छा परफॉर्म करता है, बेटर परफॉर्म करता है। एक फैमिली मैन टाइप का पर्सन आपको इस लाइफ में मिल सकता है। और यहाँ पे फास्टनेस बहुत ज़्यादा है, इस राशि के अंदर फास्टनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका शनि ठीक ठाक है, मतलब शनि आपके सप्तम भाव को अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो मैरिज अर्ली एजेस में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट अगर शनि ने इन्फ्लुएंस कर दिया सप्तम भाव को, तब आप ये समझ लीजिए कि शनि कह रहा है कि फिर मेष राशि, कॉज तुम मुझे नीच का रखते हो, कॉज तुम मुझे डेबिलिटेटेड रखते हो, इसलिए मैं चीज़ों के अंदर अब टाइम लेने वाला हूँ। तो ये शनि की विशेषता है। शनि अगर
इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे आपके सप्तम भाव को कि भाई देख भी नहीं रहे, सप्तमेश को भी नहीं देख रहे, तो चीज़ें ठीक हैं। बट अगर वो देख रहे हैं दोनों में से किसी को भी, तो फिर वो कहते हैं कि मेष राशि है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं दबा के चलता हूँ। बिकॉज ये प्लानटों के अंदर एनर्जीज हैं, जुपिटर और शुक्र के मध्य युद्ध चलता रहता है, और जुपिटर एक डिपार्टमेंट के हैं और शुक्र एक दूसरे डिपार्टमेंट के हैं। तो प्लानटों के अंदर ऊर्जाएं होती हैं। राशि आपको एक वे देती है जानने का कि ये पर्सन किस तरह की एनर्जीज को अपने अंदर रखता है, कि ये मंगल की ऊर्जाओं से प्रभावित होगा ही होगा। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत इमोशनल पर्सन है, मुझे शुरुआत में मंगल की ऊर्जा नहीं दिखाई दी, शुरुआत में दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, बट लेटर फेस में आपको मंगल की ऊर्जा देखने को मिल जाएंगी। ऐसे पर्सन आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं अगर आप अपने आप को रखें कि ट्रैवल की तरफ काफ़ी ज़्यादा रखें, या फिर काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर की तरफ रखें, या आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने की तरफ रखें। जितना आप समय लेंगे कोई डिसीजन लेने में, उतना ही आपका लूज हैंड हो जाएगा अपने स्पाउस के ऊपर। जितना फास्ट आप डिसीजन ले लेंगे उतना बेटर वहाँ पर स्पाउस 7th हाउस जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशन की तरफ से रिलेशन ना बने तो बेटर है। प्रोफेशन की तरफ से अगर कोई रिलेशन आ रहा है तो फिर वो डिस्टर्बिंग रिलेशन हो सकता है, उसके अंदर चांसेस हैं कि वो डिस्टर्ब कर सकता है, तो वहाँ से हमको बच के रहना चाहिए। और स्पाउस के अंदर वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी आपको दिखती रहेगी। अगर 0 से 10 डिग्री है तो वो सेपरेशन टाइप हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो प्रोटेक्टिव टाइप होती है कि ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन जो है इस जीवन में आपको मिल सकता है। तो यहाँ प्लैनेट की डिग्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस डिग्री के ऊपर एट द एंड बैठे हुए हैं। अगर ये वृषभ राशि में हो, और मेष राशि में, मेष राशि लॉर्ड विष्णु की राशियाँ हैं, मेष राशि के अंदर चलायमानता भी है, और इसके अंदर कर्मास की भी कोई विशेष तरह के कर्मास मेष राशि में नहीं होते। दो ये ट्रांजिशन की राशि है, गंडांत के ऊपर आती है, बट इसमें विशेष तरह के कर्मा नहीं होते। मैंने कोई बहुत खतरनाक कार्मिक कनेक्शंस मेष में नहीं देखे। हाँ, अगर कोई स्पाउस प्रोफेशन साइड से आ गया, मतलब सेम कंपनी में आप काम करें, सेम जॉब में हो, या किसी भी तरह से जॉब कनेक्ट आ जाए बीच में, तो फिर वो चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरह से जॉब वाइज जो चीज़ें हैं उनको अपने ज़्यादा मैरिज से टैंगल अप ना करें जब सप्तमेश आपके वृषभ राशि के अंदर हो। वृषभ राशि इज़ फॉर फैमिली मैन। वृषभ राशि जो है वो फैमिली मैन्स की राशि है। यहाँ क्या है, यहाँ सस्टेनेबिलिटी है, यहाँ वेल्थ है, यहाँ पर फ्यूचर है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ चीज़ें स्टेबल है। तो ये फैमिली मैन की राशि है। इसके अंदर बैठा हुआ सप्तमेश इंडिकेट करता है कि आपका स्पाउस जो है वो फैमिली मैन टाइप का पर्सन होगा, नॉट लाइक एरीज टाइप की एनर्जी या जेमिनी टाइप की एनर्जी, नॉट लाइक दैट डिप्लोमेटिक पर्सन और दैट एरीज टाइप ऑफ ट्रैवलर या एडवेंचर पसंद करने वाला। ऐसा पर्सन काफ़ी कम दिखाई देता है जब सप्तमेश जो है वो 2nd हाउस के अंदर हो या फिर वृषभ राशि के अंदर हो। इन दोनों के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी की वाइब जो है हमेशा बनी रहती है। अब आप इस राशि को जब नक्षत्र लेवल पे जाके देखते हो तो ये राशि जो है वो 3 नक्षत्रों को अपने अंदर रखती है, जिसमें स्टार्टिंग जो है वो कृतिका से होती है, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। इसमें शुरुआत का जो नक्षत्र है ना कृतिका, दैट इज़ फॉर द लाइक कटिंग। और ये कुछ अच्छी ऊर्जा नहीं है। ये मतलब ऐसा है कि यहाँ पे एक्सट्रीम पॉजिटिव हो सकता है पर्सन, एक्सट्रीम कंट्रोलिंग हो सकता है पर्सन, एक्सट्रीम डोमिनेंट पर्सन आपको मिल सकता है जब कृतिका की ऊर्जा हो, कॉज कुछ टाइप की कटिंग जो है वहाँ चलती रहती है। बट वैन कम्स टू रोहिणी, रोहिणी का पर्सन बहुत चार्मिंग होता है। मतलब सप्तमेश किसी भी तरह से रोहिणी को टच कर गया ना तो इसका चार्म बहुत 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 शानदार चार्म है। और ये फिर पूरी तरह से प्रोटेक्टिव और फैमिली मैन टाइप की ऊर्जाओं को रखने वाला, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन या केयर देने वाला, इस तरह का पर्सन जो है वो रोहिणी नक्षत्र से निकलता है। एंड देयर इज दिस मृगशिरा जो कि नए नए ऑप्शंस की तलाश करता रहता है। जब भी कोई वृषभ राशि का पर्सन जानना चाहता है ना कि कहाँ से मैरिज प्रपोजल्स या फिर मैरिज की व्यवस्थाएं बन सकती है, तो इनको ज़्यादा फोकस देना चाहिए अपने आसपास के एनवायरमेंट में। बिकॉज वृषभ राशि जो है वो स्टेबल राशि है, ये स्टेबल है, ये शुक्र की राशि है। और शुक्र को मूल सपोर्ट जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है कम्युनिकेशन से, बुद्ध से, कि कम्युनिकेशन से इनको मूल सपोर्ट आता है। तो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करिए रादर दैन ट्रैवलिंग और रादर दैन गोइंग आउट। एंड कोशिश करिए टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टू बी एक्टिव ऑन डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। लाइक कम्युनिकेशन ही आपको एट द एंड गोइंग टू हेल्प यू। एंड शनि तो ऑफिस से भी कुछ ना कुछ स्पाउस टाइप के संबंध या फिर आपका ये मैरिज प्रपोजल्स आने की संभावना रहती हैं वैनेवर सप्तमेश जो है वो वृषभ राशि के अंदर हो। अब इसका ये नहीं है कि केवल वहीं से प्रपोजल्स आएंगे, डिपेंड ऑन किस तरह का प्लैनेट है, किस तरह की वो ऊर्जाओं को असर्ट कर रहा है वृषभ राशि के अंदर। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो दी बेस्ट परफॉर्म करता है। चंद्रमा एक्साइटेड होता है इसी राशि में, तो आप समझिए ये चंद्रमा को एक्साइटेड करती है, चंद्रमा को ये बेटर बनाती है। मतलब इमोशनल पर्सन, केयरिंग पर्सन, फैमिली मैन टाइप का पर्सन हो सकता है। बट कृतिका और मृगशिरा ये 2 नक्षत्र ऐसे हैं इस राशि के जो कि पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ डार्कनेस ला देते हैं। मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव पर्सन या फिर ऐसा है जो नए नए ऑप्शंस की तलाश करता रहे, तो उनसे हमें थोड़ा बचना चाहिए।
एंड अर्ली मैरिज की संभावनाएं, वैसे यहाँ पर मैरिज की संभावनाएं मुझे कम दिखाई देती हैं वृषभ राशि में। संभावनाएं कम का मतलब है कि रिलेशंस तो इजीली फॉर्म हो जाते हैं इस राशि में, बट मैन टर्निंग रिलेशन टू मैरिज, वहाँ पर ये राशि बहुत चैलेंजिंग राशि है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है कि ये चैलेंजिंग है, कॉज ये तुला राशि जो कि मूल राशि है मैरिज की, उससे ये षडाष्टक का संबंध रखती है, तो दोनों का प्लानट एक ही है, इसीलिए रिलेशन में बहुत जल्दी चली जाती है। बट वैन कम्स टू मैरिज, उसको रिलेशन को मैरिज में टर्न करना, वन चैलेंज जो होता है ना, वो ये चैलेंज मेनली हो सकता है। तो इससे अगर निकलना है बाहर तो कोशिश करिए कि आप चार्ट मैचिंग कराएं, या कोशिश करिए कि आप अपने स्पाउस के बारे में बेटर जानें। मतलब एक जो हिडन कहीं ना कहीं रहता है ना इनके माइंड में, वृषभ राशि के माइंड में, वो यही रहता है कि ये चीज़ लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी। तो अगर एक भी रेड फ्लैग इनने देख लिया तो ये रेड फ्लैग फिर इनके माइंड में अंदर तक घुस जाता है, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पॉसिबल स्पाउस हो। तो वैन कम्स टू टर्निंग रिलेशन टू मैरिज, इस राशि के अंदर कुछ चैलेंजेस मुझे महसूस होते हैं। बट अर्थ एलिमेंट की राशि है, अर्थ का स्टार्ट होता है, तो स्टेबिलिटी तो आप मान सकते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो आपको अपने स्पाउस में फॉर श्योर देखने को मिलेगी, और आसपास के ही एनवायरनमेंट से आपको तलाशी करनी चाहिए। दैन दिस जमुना राशि, तो जमुना राशि क्या है? जमुना राशि मिथुन राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है, और यहाँ से द्विस्वभाव स्टार्ट हुआ है। तो द्विस्वभाव क्या होता है? डुअलिटी होती है, इसके अंदर डिप्लोमेसी है। ये राशि के अंदर अगर सप्तमेश बैठा है तो वन थिंग इज फॉर श्योर, डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। पर्सन के अंदर कुछ हो ना हो, डिप्लोमेसी हो सकती है। वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज़ करने वाले, कम्युनिकेशन को ऐसा करने वाले कि कम्युनिकेशन में आपको बिल्कुल बांध के रख देंगे, और एक लूप बना देंगे आपके अराउंड अराउंड। आप उसको वेब ऑफ लाइज कह सकते हैं या वेब ऑफ ट्रुथ कह सकते हैं, डिपेंड ऑन किस तरह का प्लानट है, बट एक लूप बन जाता है आदमी के आसपास, वो है कम्युनिकेशन का लूप। मतलब बातों से ही आदमी को इन्फ्लुएंस करने की जो शक्ति है ना, वो मिथुन राशि के अंदर है। इस पर्सन और इस राशि के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि द्विस्वभाव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और मिथुन राशि के ऊपर लॉर्ड विष्णु की, लॉर्ड कृष्णा की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस राशि के अंदर। यहाँ से बुध की ऊर्जाएं स्टार्ट हुई हैं। बुध इज द युग राजा। तो इस राशि के अंदर अगर प्लैनेट है, सप्तमेश है, तो पर्सन कैसा मिल सकता है? पर्सन चैटर बॉक्स हो सकता है, बोलने वाला काफ़ी हो, और मैरिज की भी संभावना है यहाँ अर्ली एजेस के अंदर, और अर्ली टू मिड के अंदर यहाँ मैरिज की संभावना है मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएंगी। ये राशि जो है 3 नक्षत्रों को अपने अंदर रखती है, तो सेम इज द मृगशिरा, आद्रा एंड द पुनर्वसु। सो मृगशिरा में है तो ठीक है, बट आद्रा पुनर्वसु मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव या पैशनेट रिलेशंस होता है ना, वो यहाँ फॉर्म होता है। यहाँ पे आपका स्पाउस हो सकता है आपकी बातों को ना माने, मतलब आप अपने स्पाउस की बातों को मानने के लिए रेडी रहिए, कॉज आद्रा की भी ऊर्जाएं हैं और पुनर्वसु की भी। तो चीज़ों में ऐसा होता है कि मैरिज एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। मतलब मैरिज इज़ नॉट लाइक द टॉरस की स्टेबिलिटी है एंड बस लाइफ चल रही है। यहाँ पे एडवेंचर है, यहाँ पर आपको चीज़ें बनती हैं, आद्रा के अंदर आती हैं, फिर बिगड़ती हैं, फिर पुनर्वसु उन्हें संभालता है। तो ऐसी ऊर्जाएं चलती रहती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड पर्सनैलिटी ही मिलेगी, बिल्कुल सब कुछ स्टेबल रखते हैं। तो ऐसे चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं जब जमुना राशि होती है। मैरिज में आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है, ना बने इसके लिए आप पहले से ही उपाय करते रहिए। एज द्विस्वभाव राशि में एक्सट्रीम केसेस में कहा जाता है, अब एक्सट्रीम केसेस में है तो कहना पड़ेगा कि ये डबल मैरिजेस को इंडिकेट करती है ये राशि। तो वहाँ थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। ओवरऑल ये राशि शानदार राशि मुझे शानदार इसलिए लगती है कि कम्युनिकेशन को अगर वर्क कर लिया जाए कम्युनिकेशन पे, और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चला जाए, तो इस राशि के अंदर बैठा हुआ सप्तमेश दी बेस्ट होता है। बिकॉज यहाँ पे जो सप्तमेश आपको मिला है वो आपकी डिज़ायर से मिला है, आपकी इच्छा से मिला है। आपके सप्तमेश और आपके बीच का जो संबंध है, आपके स्पाउस और आपके बीच का, वो किसी न किसी डिज़ायर के कारण है। तो दोनों मिलके किसी डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं, और ये राइट नाउ आपको देखने को मिलेगा। बीट द कपल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिलकर एक कोई वर्क कर रहे हैं, या कुछ प्रोफेशन में कुछ कर सकते हैं, या बिजनेस में कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं बनती है इस राशि के अंदर। बट फिर वही है कि वहाँ फिर डिस्टर्बेंस आते हैं आद्रा जैसे, और फिर पुनर्वसु, फिर रीस्टैब्लिशमेंट होता है। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले ही चीज़ों में सावधानी बरतें। व्हेन कम्स टू कर्क राशि, तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है। कर्क राशि इमोशनल राशि है, ये पूरी तरह इमोशनल राशि है। सप्तमेश इसके अंदर बैठा है, तो आप बोर्ड डाउन कर दीजिए। आपका जो स्पाउस है हाल इमोशनल पर्सन है, वो जानता है इमोशंस को कैसे प्ले किया जाए, वो इमोशंस के अनुसार आपको ट्यून कर सकता है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपकी इमोशनल बॉडी जो है उसके कंट्रोल में है। अब मैं इसको इससे ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं कह सकता कि आपकी इमोशनल बॉडी ही उसके कंट्रोल में है। तो ऐसी ऊर्जा आपको आपके स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगी इन द स्टार्ट की, हाँ ठीक है ये ऊर्जा है इसके अंदर, ये डेफिनेटली है। तो यहाँ इमोशनल बॉडी तो आपके उनके कंट्रोल में है ही है। इस राशि के अंदर क्या बहुत खास है, इस राशि के अंदर गुरु महाराज उच्च के होते हैं और मंगल जो है वो नीच के होते हैं। तो मंगल डेबिलिटेटेड होते हैं। कई बार कर्क राशि के अंदर स्पाउस की तरफ से ओवर पॉसेसिव या ओवर पैशनेट ऊर्जा आपको देखने को मिलेंगी, और जुपिटर एक्साइटेड होते हैं। तो अगर आपका स्पाउस टीचिंग लाइन में है, नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेज रखता है, तो वो नॉलेज ही कारण होगा उसकी तरफ वो उस अट्रैक्शन को डेवलप करने में। और यहाँ पॉसिबल होता है, मतलब मोस्टली पॉसिबल होता है कि बहुत केयरिंग पर्सन आपको मिले, और कहीं ना कहीं उस पर्सन का कनेक्ट या आप कहिए एस्ट्रोलॉजी, नॉलेज, फिलोसफी, R&D,
इन तरह के वर्क्स से कहीं ना कहीं आपको उसका संबंध जो है वो दिखाई दे जाएगा। इन द स्टार्टिंग एज ही आपको उसका संबंध ऐसी जगह से दिखाई देने की संभावनाएं बन सकती हैं। कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ सप्तमेश क्या स्पेशल रखता है? वैसे यहाँ वो राशि है, ये वो राशि है जहाँ से पहला गंडांत स्टार्ट होता है, फर्स्ट गंडांत। कर्क टू लीव, कर्क टू सिंह, ये फर्स्ट गंडांत है। गंडांत मीन्स जहाँ पे इमोशनल ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ पे चीज़ें खुल रही हैं, जहाँ पे नॉट्स जो हैं वो टूट रहे हैं, धागे टूट रहे हैं या धागे सुलझ रहे हैं। इसका मतलब है आफ्टर मीटिंग द स्पाउस आपके जो इमोशनल बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज है या जो जो मन के अंदर है ना कि बस ये कुछ ना कुछ है जो रुका हुआ है या ये चीज़ है जो सही नहीं है, वो यहाँ पे सही होने लग जाती है व्हेन यू मीटिंग द स्पाउस, बिकॉज यहाँ से गंडांत स्टार्ट हुआ है। तो स्पिरिचुअल ट्रांजिशन, बहुत शानदार स्पिरिचुअल ट्रांजिशन मिलता है। जैसे ही स्पाउस आपके आसपास भी आएंगे या आपके आफ्टर मैरिज वो स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस, स्पिरिचुअल एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी। और विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज ओनली यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप और मैरिज। बट ये गंडांत की राशि है तो गंडांत गंडांत है जी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बहुत स्टेबल लाइफ है, सब कुछ स्टेबल है एंड ऑल, ऐसा चिल माहौल चल रहा है ना। ये वो राशि है जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत स्टीप होता है। एक समय ऐसा लगेगा जब फुल मून होता है ना कि बस मून ही मून है, और एक समय न्यू मून होता है ही नहीं। वो ये वही राशि है, इसका वही स्वामी है। ये कभी कुछ दिखा दे कभी कुछ दिखा दे, तो इनके ऊपर विश्वास करना। और दैन द सेकंड इज़ कि ये मानना कि ऐसे ही ये पर्सन हमेशा बने रहेंगे, इसको आप फुल्ली नहीं कह सकते। मतलब ठीक है बन सकते हैं बट फुल्ली नहीं कह सकते कि ये बस जीवन भर ऐसे ही बने रहेंगे। इनके अंदर वो चेंजेस, फ्रिक्वेंट चेंजेस पर्सनालिटी में आते रहता है। ये कर्क राशि की विशेषता है। यहाँ पे मदर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, फॉर श्योर देखने को मिलेगा। और कर्क राशि में अब तक मतलब मैंने जितने चार्ट्स को देखा है 80 to 90% क्वेश्चंस मोस्टली यही होते हैं कि आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी एंड अबाउट द मदरहुड। अगर फीमेल है तो वो अपने मदरहुड को लेके मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। आई थिंक जब भी सप्तमेश यहाँ बैठते हैं बिकॉज उनको लगता है ये एक ऊर्जा है जो उनके लाइफ में लैक कर रही है। ये एक ऊर्जा नहीं है उनके पास। क्या ऊर्जा नहीं है? मदरहुड की ऊर्जा नहीं है। या तो उन्हें मदर से सपोर्ट नहीं मिला, या वो महसूस करते हैं कि वो किसी को सपोर्ट देना चाहते हैं, किसी को हील करना चाहते हैं, तो उनकी ऐसी ऊर्जा होती है। तो या तो आपके पार्टनर आपको हील करने आ रहे हैं या आप अपने पार्टनर को हील करने जा रहे हैं। इस रिलेशन के अंदर एक वो पर्सन हीलर है, ये फॉर श्योर बात आपको देखने को मिलेगी। अगर सिंह की तरफ आए तो सिंह कौन सी राशि है? सिंह सूर्य की राशि है। सूर्य क्या है? सूर्य इल्यूमिनरी है, सूर्य प्रकाश देते हैं। और सारे ग्रह सूर्य को प्रकाश को लेते हैं, बट सूर्य कहते हैं ठीक है मुझसे प्रकाश ले लो। तो सूर्य आपको ज्ञान देते हैं। सूर्य हनुमान जी के भी गुरु हैं, तो सूर्य आपको एक्सट्रीम ज्ञान देते हैं। सबसे ऊंचा जो ज्ञान है वो सूर्य देव के पास है। जब कोई प्लैनेट यहाँ पे आता है ना, जब सप्तमेश यहाँ पे आता है तो उसके अंदर सूर्य की ऊर्जाओं का संचार होने लगता है, वो सूर्य जैसा बिहेव करने लग जाता है। सिंह राशि है, अच्छा परफॉर्म करे तो आपको बहुत ज़्यादा समाज में सोशल अपलिफ्ट कर सकती है। और अगर कहीं पे भी इसमें शनि आ गए, राहु आ गए, ऐसे प्लैनेट आ गए तो फिर वो समाज में डिक्रीज़ कर देती है, सोशल वैल्यूज़ को वो डिक्रीज़ कर देती है। जब भी सप्तमेश सिंह राशि में आता है, मैंने आपको बताया सप्तमेश वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे सिंह राशि की ऊर्जा कंप्लीट करती है? एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मतलब सिंह जैसा हो। मतलब सिंह को अब आप लिटरली ये कह सकते हैं कि एक डोमिनेंट पर्सन हो, एक डोमिनेंट पर्सनालिटी हो, जो चीज़ों से जल्दी से ना घबराए और जो मतलब सोशल ऑर्डर में जिसकी चलता हो, मतलब जो बातों को कह सके और उसकी बातों को सुना जाए। ऐसे डोमिनेंट पर्सन की तलाश यहाँ पे होती है। आपको लगता है ये ऊर्जा है जो मुझे कंप्लीट करेगी इस जीवन के अंदर। सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट एक आइडियल मेल की तलाश में होता है। अगर कोई फीमेल है और वो यहाँ सेशन देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक आइडियल मेल की तलाश में रहते हैं। बिकॉज मैंने देखा है सिंह राशि डायरेक्टली कनेक्टेड टू लॉर्ड रामा, सो दैट मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम जो पर्सन है उसकी तलाश में ये लोग रहते हैं। ये भी सिंह राशि के साथ है। सिंह राशि फर्स्ट गंडांत है। लियो से कैंसर से लियो में गंडांत हुआ है। इसका मतलब है पास्ट लाइफ में आप बहुत इमोशनल रह चुके, बहुत इमोशनल लोगों के पीछे आप घूम चुके, और शुरुआत में आपको जो पर्सन मिलेंगे इस लाइफ में भी वो इमोशनल ज़्यादा होंगे। बट देयर आप किसको वैल्यू देने लग जाएंगे जैसे जैसे थोड़े मैच्योर होंगे या अराउंड टीनेज लाइफ में, या आप देने ले जाएंगे वैल्यू टू दैट प्रैक्टिकलिटी, कि प्रैक्टिकलिटी एट द एंड जो मैटर करती है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस तरह की बातें आपको सिंह राशि में से आते हुए दिखाई देंगी। मतलब इनके अंदर से ये ऊर्जाएं निकलती हैं। क्या सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ सप्तमेश शानदार होता है? वैसे मुझे ये शानदार इसलिए लगता है कि ये एक फिलोसोफर, गाइड, इस तरह की भूमिका आपके जीवन में निभाने को आ रहे हैं। इस राशि के अंदर ना कोई प्लैनेट उच्च का है ना कोई प्लैनेट नीच का है, तो सबके साथ सामान्य सा व्यवहार है। बट सूर्य है तो सूर्य को मैरिज में ये पूरी तरह से आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ठीक रहेगा, बिकॉज इसी राशि के अंदर जो शुरुआत का नक्षत्र है वो केतु का है, और केतु ऑल अबाउट सेपरेशन। तो शुरुआत में ये थोड़ी डिस्टर्बेंस रखता है, ये राशि रखती है। इसको वो स्टेज चाहिए, इसको वो ऊंचा होना है। बट दैन द स्टार्ट विद दिस पूर्वा एंड उत्तरा फाल्गुनी, मुझे लगता है चीज़ें यहाँ पे रिफाइंड और बेटर होने लग जाती हैं। तो शुरुआत के 1-2 साल को आफ्टर मैरिज इन द रिलेशनशिप चलाना इनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या फिर कहिए टफ पार्ट हो सकता है। बट देयर दिस सिचुएशन गोज़ बेटर विद टाइम।
तो एक बार आपको एनालिसिस देखना चाहिए जिससे कि आप समझ सकें कि राशि वर्सेस द भावा में इसमें क्या डिफरेंस होता है, और भाव को भी आपको चेक करना चाहिए किस हाउस के अंदर है, क्या संसाधन है आपके स्पाउस के पास। ओवरऑल इस राशि के अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो शानदार ऊर्जाएं हैं, बिकॉज ये ल्यूमिनरी है, तो यहाँ पे प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई पर्सन बहुत कुछ आपसे हाइड करे, बहुत छुपाए एंड ऑल, तो वो पर्सन आपके लिए नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है लाइक राहु यहाँ पे आके बैठ गया तो बात अलग है, तो उसके कहने अलग है। बट अगर सप्तमेश अकेला है या उसके साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट है, इंडिकेट्स कि आपके स्पाउस जो है वो चीज़ों को क्लियर रखना ज़्यादा प्राथमिक मानते हैं कि चीज़ों को क्लियर रखा जाए। और सूर्य के दुश्मन है शनि, तो आप कह सकते हैं मैरिज में डिले इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। अगर किसको सबसे ज़्यादा हर्ट करता है तो इनको करता है, बिकॉज ये सोशल ऑर्डर में मानते हैं कि इनके लिए मैरिज, इनके लिए ऐसा है कि इनकी समाज में स्टेटस को बढ़ाने वाला, तो इनको बहुत वो कंसर्न होता है, माइंड में कंसर्न बना रहता है कि ये क्यों है डिले, क्यों है ये डिले, और वो शनि के कारण होता है। तो शनि के उपाय इनको करने चाहिए, अर्ली एजेस से ही करने चाहिए, जिससे कि चीज़ें 7th हाउस की बेटर हो सके। अगर ये कन्या राशि में हो तो देखो कन्या राशि जो है वो, कन्या राशि इज़ ऑल अबाउट द परफेक्शन। कन्या राशि को जब हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि साइन ऑफ परफेक्शन, ये वो ज़ोडिएक है पूरे बेल्ट का जो कि परफेक्शन के पीछे पागल है। इसको परफेक्शन चाहिए, हर काम में परफेक्शन चाहिए। इसीलिए यहाँ पे प्रारब्ध कर्म भी होते हैं जिनमें आपको परफेक्ट बनाना है, आपकी आत्मा को और परफेक्ट बनाना है, रिफाइंड करना है। तो जब भी सप्तमेश छठी राशि में आके बैठेगा, मीन्स कन्या के अंदर आके बैठेगा, तो उसके अंदर वो परफेक्शन की ऊर्जाएं अपने अंदर डेवलप कर लेता है कि मुझे परफेक्ट बनना है। आपके स्पाउस कैसे हो सकते हैं, वन पर्सन दैट लुकिंग फॉर परफेक्शन, हर चीज़ के अंदर परफेक्ट होना है, बारीक से बारीक समस्या या कमी को भी वो निकालने की कोशिश करते हैं, ना ये मुझे नहीं चाहिए मेरे जीवन में। तो यहाँ परफेक्शन बहुत मैटर करता है आपके स्पाउस के लिए, मतलब लिटरली बहुत मैटर करता है। ये ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का मैटर करे, परफेक्शन बहुत मैटर करता है। एंड ये राशि जो है, इस राशि के अंदर भी द्विस्वभावता है। इसके अंदर लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण दोनों की ऊर्जाओं का समावेश है कन्या राशि के अंदर। तो मुझे कन्या राशि में बैठा हुआ प्लैनेट आपका ये फेवरेबल प्लैनेट दिखाई देता है। बट अगेन गोस बैक टू सेम थिंग, कन्या राशि है, द्विस्वभाव राशि है, और द्विस्वभाव राशियाँ कई बार वन से ज़्यादा मैरिज या पार्टनर इंडिकेट कर देती हैं। कॉज इसके अंदर लॉर्ड कृष्ण की भी ऊर्जाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका ये पोएटिक साइड पे, थोड़ा सा इमोशनल साइड पे, थोड़ा सा नॉट डिसिप्लिन्ड साइड पे रहती है। डिसिप्लिन पे ये ज़्यादा बहुत रहने की कोशिश नहीं करती। और यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच के होते हैं, तो शुक्र का इसी राशि में नीच का होना, और यहाँ पे बुध उच्च के होते हैं, तो थोड़े सेल्फिश पर्सन भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है जो अपने अपने हितों को प्रायोरिटी दे। बट डिसिप्लिन एंड ऑल वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगी आपके स्पाउस में इतनी ज़्यादा। द पोएटिक नेचर हो सकता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट से कोई कनेक्शन हो, बुद्ध से कोई कनेक्शन हो, वो देखने को मिल सकता है। प्रारब्ध तरह की ऊर्जाएं होती हैं, तो मैरिज में चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हाथों में भी नहीं होती। इट मोर लाइक कि चीज़ें फिक्स हो चुकी है या प्री डिज़ाइंड हो चुकी हैं, ऐसा आपको हो सकता है, लगता हो। और यहाँ पर एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, एक ही चीज़ को हमें समझना चाहिए, एंड दैट इज़ द बैलेंस। वर्गों के अंदर बैलेंस बहुत आवश्यक है, वर्गों को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। और इस राशि के अंदर शुक्र नीचे हो चुके हैं। शुक्र भव्यता के प्लानट है, शुक्र लग्जरी के प्लानट है। और जो प्लानट नीच का जिस राशि में होता है ना, वो उस राशि के टुवर्ड थोड़ी जजमेंट बना लेता है कि ठीक है, इस राशि ने एक समय मेरा समर्थन नहीं करा था, इसका मतलब है कि रिलेशंस में जब जाएँ तो बहुत सोच समझ के जाएँ। कोई मेल अगर आप देख रहे हैं, मेल हैं, तो आपको रिलेशन मैरिज में जाने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए। और शुक्र को यहाँ समर्थन नहीं मिला, यहाँ बुध को मिला है। बुध यहाँ पे मजबूत हुए हैं, एक्सल्टेड हुआ है। तो बुध मीन्स अपने हितों को, अपने गेन्स को प्रायोरिटी देना। और मैरिज की भी एज बहुत अर्ली मैरिज एज यहाँ बनने के चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं। दो किसी चांस में बन सकती है, बट उसमें फिर वही है, ये द्विस्वभाव राशि है, डबल मैरिजेस को, डबल रिलेशंस को ये इंडिकेट कर देती है। तो उससे थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड नारायण, लॉर्ड कृष्णा की हमें वर्शिपिंग पूजा करते रहना चाहिए, जिससे कि मैरिज आपके अनुसार बनी रहे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो स्पाउस है उसके अंदर ये ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ लाइक माई वे और हाईवे। तो ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो इस राशि के अंदर देखने को मिल सकती हैं। दो ये गंडांत पे नहीं आ रही, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा नक्षत्र नहीं है जो खतरनाक हो। राहु का एक नक्षत्र जरूर है, स्वाति इसके अंदर स्वाति इसके अंदर नहीं है, नहीं स्वाति इसके अंदर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये वो राशि है, हस्त, चित्र और स्वाति। तो आई थिंक पूर्व फाल्गुनी, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर, हस्त और चित्र। तो उत्तर है, हस्त है, एंड देन द चित्र है। तो हस्त इज़ लाइक द डार्कनेस है हस्त नक्षत्र के अंदर। और एक बात मैं आपको हस्त नक्षत्र की ये बता सकता हूँ कि हस्त नक्षत्र के अंदर अगर कोई प्लैनेट हो तो उस पर्सन के साथ फाइनेंशियल चीटिंग्स हुई होती हैं। तो या तो आपके साथ, आप अगर अपनी हिस्ट्री को देखेंगे तो फैमिली हिस्ट्री में कोई फाइनेंशियल चीटिंग आपको देखने को मिलेगी, या आपके स्पाउस के साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल चीटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक वे है जानने का कि कोई बड़ी फाइनेंशियल चीटिंग या फिर बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस तो उनने या उनकी फैमिली ने फेस नहीं करा। अगर करा है तो हो सकता है कि वो आपके पॉसिबल स्पाउस हों। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ा सा और रिफाइंड कर सकते हैं। बट अगेन चित्रा की ऊर्जा है तो कुछ डार्कनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि
कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिलेशन और मैरिज दोनों में ही मेल्स को तो बहुत सावधान यहाँ रहना चाहिए। तो ये एक ऊर्जा है जो कि वर्गों के अंदर बनी हुई है। सप्तमेश का तुला राशि के अंदर होना। तुला राशि राशियों के समूह में बैलेंस को इंडिकेट करती है। जब हम कहते हैं ना कि हमें बैलेंस चाहिए, हमें मध्यस्थता चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए, तब तुला राशि को इंक्लूड किया जाता है। शनि जो है कर्म के कारक, वो इस राशि के अंदर उच्च के होते हैं, और सूर्य जो है वो इसी राशि के अंदर नीच के होते हैं। इस राशि के अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा क्या है? इस राशि के अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा है कि ये बैलेंस को इम्पॉर्टेंट बना देती है। मतलब बैलेंस आपको करना होगा, लोगों को आपको इंक्लूड करना होगा डिसीजन मेकिंग में। और सूर्य जो है वो यही काम नहीं करना चाहते। सूर्य जो है वो लिटरली द किंग है। तो किंग कभी भी दूसरे को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहते। अगर सप्तमेश आपके तुला राशि के अंदर बैठा है तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अब ये कहीं पे भी हो, चाहे आप अपने स्पाउस के बारे में काफ़ी सोचते होंगे, बिकॉज तुला राशि के अंदर राहु का एक नक्षत्र आता है, दैट इज़ द स्वाति। तो इसके अंदर राहु का नक्षत्र है, इसलिए कहीं ना कहीं ऑब्सेशन हो जाता है। मीन्स ऑब्सेशन टाइप का हो जाता है कि कॉल इट लाइक पॉसेसिव कनेक्ट बन जाता है, कॉल इट लाइक ऑब्सेशन हो जाता है। बट स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपको आपके स्पाउस पार्टनर से महसूस होने लग जाता है जब भी तुला राशि के अंदर 7th हाउस के स्वामी बैठे होते हैं। इसी राशि के अंदर विशाखा नक्षत्र भी आता है। दैट सिग्निफाइज 2 थिंग्स, जिसमें फर्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं लूज करेगी और सेकंड को आप प्राप्त करेंगे। तो इस राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं वो सामान्य नक्षत्र नहीं है, वो ऐसे नक्षत्र हैं जो बहुत फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं। राहु का नक्षत्र फ्लक्चुएशंस को ला सकता है, विशाखा का जो नक्षत्र है वो भी फ्लक्चुएशंस को ला सकता है, गुरु का नक्षत्र है। सो एट द एंड कहीं ना कहीं एक फिलोसोफर टाइप का पर्सन हो सकता है, एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो मोर मैच्योर हो या मोर मैच्योर होने की कोशिश करे। अगर स्वाति की तरफ है कहीं ना कहीं तो वो मैच्योर बनने की कोशिश करता है, बट अगर विशाखा की तरफ है तो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल पर्सन है, ये भी इंडिकेट होता है। बट मेन थिंग इज़ कि ये जो राशि है ये आपको आपके स्पाउस की तरफ आपका ये इंक्लाइंट रखती है हमेशा। मतलब 24/7 में पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्पाउस के बारे में सोचता है। और कहीं ना कहीं सप्तमेश वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। लाइक दैट अर्धनारीश्वर फॉर्म है ना, कि ये ऊर्जा मुझे कंप्लीट करती है, मुझे कंप्लीट महसूस कराती है। तो सप्तमेश जब तुला राशि के अंदर है तो तुला राशि की जो ऊर्जा है वो आपको कंप्लीट महसूस कराएगी। इस ऊर्जा को आप ढूंढ रहे हैं, इस जीवन के अंदर इस ऊर्जा को आप ढूंढ रहे हैं। तो आपका जो स्पाउस है, पार्टनर है, उसकी कुंडली के अंदर, उसके बर्थ चार्ट में तुला राशि डोमिनेंट राशि बन के उभरेगी। डोमिनेंट राशि का मतलब है, हो सकता है कोई बड़ा प्लैनेट तुला में बैठ जाए, लग्नेश तुला में बैठ जाए, चंद्रमा तुला में बैठ जाए, या जिस प्लैनेट की दशा चल रही है जब वो आपसे मिले तो वो प्लैनेट तुला राशि के अंदर बैठा हो, या तुला के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रांजिट हो रहा हो। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्सन है मेरे साथ, क्या ये दैट लाइफ लॉन्ग पार्टनर है या नहीं है, कि यही रियल पार्टनर है या नहीं है। तो इससे इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। ये राशि उन नक्षत्रों को अपने अंदर समाहित करती है जिन नक्षत्रों में चित्रा की ऊर्जा है, स्वाति की ऊर्जा है, विशाखा की ऊर्जा है। और इस राशि के अंदर कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति ज़्यादा प्राथमिकता रखती है। बिकॉज तुला जो है वो काम त्रिकोण की राशि है, तो इसके अंदर इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं को कंप्लीट करना, ये काफ़ी प्रायोरिटी रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आपका आपके स्पाउस से कनेक्ट भी किसी तरह से इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स अर्ली एजेस में मैरिज की बात करना, या फिर आपका ये कि आफ्टर मैरिज जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन के अंदर आए। तो इस तरह की एनर्जी को आप मान सकते हैं कि ये तुला राशि से आ रही है। बट ओवरऑल ये राशि क्या बहुत बेहतरीन है मैरिज के लिए, वहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये राशि बैलेंस के लिए बहुत बेहतरीन राशि है। इस राशि में सूर्य जो है वो नीच के हो रहे हैं और चंद्रमा इससे अगली राशि में नीच के हो जाएंगे। तो ये राशि जजमेंट बहुत करती है। ये राशि काफ़ी ज़्यादा आपका ये ऑब्सेसिव टाइप की राशि है, काफ़ी पॉसेसिव टाइप की राशि है। और इसमें जब आपके स्पाउस का प्लैनेट बैठता है, 7th हाउस का स्वामी बैठता है, तो लिटरली इट लुक्स लाइक कि पर्सन दिन रात कहीं ना कहीं स्पाउस के बारे में सोचेगा, या फिर वो जो पर्सन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके जीवन में प्ले करने वाला है। चाहे वो प्रोफेशन हो सकता है वो प्रोफेशन में आने के बाद, मतलब आपसे मिलने के बाद प्रोफेशन में आपके चेंजेस देके आए, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ हो, हर तरह के, हर डायमेंशन के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो मैरिज से आते हैं। तो यहाँ पर मैरिज बहुत सोच समझ के और जहाँ तक है हर एंगल से ध्यान लगा कर ही आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू वर्क व्हेन एवर 7th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द तुला राशि। सो तुला राशि के अंदर एक प्लैनेट है जो उच्च के हैं, एक प्लैनेट है जो नीच के हैं। तो ये अपोजिशन इसके अंदर बना रहता है। और इसमें आफ्टर मैरिज भी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद मुझे लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये राशि दे सकती है मैरिज में। दो ये राशि मैरिज के लिए बनी हुई राशि है, पार्टनरशिप बैलेंस को इंडिकेट करती है और यहाँ चीज़ें स्मूथ रहनी चाहिए, जो कि रहती भी हैं। बट अगेन दैट पॉसेसिव लेयर ऑफ तुला राशि वो आपको देखने को मिलेगी। वो पॉसेसिवनेस इसके अंदर है। ये पॉसेसिव राशियों के अंदर आपको यही राशि जो है वो देखने को मिलेगी। एज यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नीच का होना आप शुरू कर देंगे स्कॉर्पियो के अंदर। तो अगर आपके 7th हाउस के स्वामी स्कॉर्पियो के अंदर बैठे हो तो आप बताइए कि क्या आपको महसूस होता है इस राशि के बारे में, किस तरह की राशि है स्कॉर्पियो। आप किस बात को करेंगे जब स्कॉर्पियो की ऊर्जा आपको दिखाई दे।
अब बात करेंगे ऑकल्ट की, कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये राशि है। ये राशि है उन लोगों के लिए जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये राशि उन लोगों के लिए है जो कि इन डेप्थ में चीज़ों में जा रहे हैं, जो गहराइयों तक उतर रहे हैं चीज़ों के अंदर, कि बहुत गहराई तक हमको जाना है और वहाँ से हम कुछ प्राप्त करके निकालेंगे। ये राशि वो है जिसमें चंद्रमा नीच के होते हैं, और इसी राशि के अंदर, इस स्कॉर्पियो राशि के अंदर ही आपको सेकंड गंडांत का सामना करना पड़ता है, दैट इज़ बिटवीन स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस। तो ये गंडांत भी आपको इसी राशि के अंदर देखने को मिलता है। इस राशि के ऊपर आप कह सकते हैं इस राशि के ऊपर कहीं ना कहीं दिव्य पावरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज ये वो राशि है जिसमें सेकंड गंडांत आता है और इसके अंदर फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर सेपरेशन क्रिएट होता है। जी हाँ, स्कॉर्पियो के अंदर ही डेथ रिजाइड करती है, तो इसमें फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी के मध्य का डिफरेंस और उनके बीच का अंतर जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो वैन 7th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन स्कॉर्पियो, आई थिंक दिस इज द मेन एनर्जी दैट कंप्लीट्स यू। स्कॉर्पियो की ऊर्जा आपको कंप्लीट करती है। कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो काफ़ी हिडन टाइप की वाइब दे रहा है, काफ़ी शैडी टाइप की वाइब दे रहा है, कि मतलब कुछ ना कुछ है इसके बारे में जो काफ़ी हिडन है, जो मतलब आसानी से पता नहीं लगता। कोई ऐसा पर्सन है जो डीप रिसर्च में लगा हुआ है, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से हो सकता है, कई बार आपका ये ऑकल्ट में कोई पर्सन है प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी तरफ से कोई इस तरह की एनर्जी आपके जीवन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसी राशि के अंदर चंद्रमा नीच का होता है। सो यहाँ पर फैमिली बनाना, यहाँ पर जो फैमिली बनाना है ना, वो सबसे आप कह लीजिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आप उसको मान सकते हैं, या बहुत बड़ी एक चीज़ मान सकते हैं। अगर आपने फैमिली यहाँ पे स्टार्ट कर दी और फैमिली इस्टेब्लिश कर ली, तो आप ये समझिए अपनी लाइफ का 70 to 80% जो चैलेंज है वो आपने खत्म कर दिया। तो इस राशि के अंदर एक ही चैलेंज मुझे देखने को मिला है, एंड दैट इज़ द कि यहाँ फैमिली बनाना। एट द एंड मैरिज के आफ्टर द मैरिज आप एक फैमिली को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो यहाँ फैमिली बनाना एक समस्या की बात हो सकती है, बिकॉज 7th हाउस लॉर्ड जो है इस राशि में बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ है स्पाउस के बारे में जो कि ऐसा है कि बस छुपा हुआ है, और ये पर्सन उसको ढूंढने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। इनको वही एनर्जी चैनलाइज रखती है, वही एनर्जी इनको अवेक रखती है, वही एनर्जी इनको कीप इन द साइकिल रखती है, क्या कि कुछ ना कुछ है जो छुपा हुआ है और वो मुझको बाहर निकालना है। तो ऐसी ऊर्जा स्कॉर्पियो के अंदर मिलती रहती है। क्या ये राशि अर्ली मैरिज की संभावनाएं दिखाती है? वेल, इस राशि का शनि के साथ किसी भी तरह से कोई नेगेटिव या नकारात्मक संबंध नहीं है। 2 मंगल जो इसके स्वामी हैं उनकी शनि के साथ नहीं पड़ती, और इस राशि की भी मेष के साथ षडाष्टक का संबंध बना रहता है। तो इस राशि के अंदर प्लैनेट है, तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि पर्सन आपकी लाइफ के अंदर अर्ली एजेस से ही आने लग जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि टर्निंग इट टू रिलेशन, मैरिज और स्टार्टिंग द फैमिली, ये एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है स्कॉर्पियो के अंदर। इसीलिए 7th हाउस के स्वामी जब भी स्कॉर्पियो में होते हैं, पर्सन अपने आप में एक थोड़ा मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा सिकोड़ के रखता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को द राइट वर्ड इज़ कि काफ़ी एनालिसिस करने वाले होते हैं। ऐसे होते हैं कि मतलब जो आसानी से चीज़ों पे विश्वास ना करें। दो इनका स्पाउस जो होगा, पार्टनर जो होगा, उसके अंदर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो एक अगर अच्छा सा प्लैनेट हुआ तो वो फिर स्कॉर्पियो को प्ले कर जाता है। बट सेकंड गंडांत है, तो फैमिली को स्टार्ट करना, फैमिली के बारे में क्लैरिटी इन्हें शुरू से ही बना लेनी चाहिए। स्पाउस को एक तरफ कर सकते हैं बट फैमिली को नहीं। फैमिली के बारे में क्लैरिटी इनको बना लेनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल बॉडी वर्सेस द फिजिकल बॉडी की एनर्जीज दिखाई देंगी। मतलब आफ्टर मैरिज हो सकता है, या अराउंड मैरिज ऐसा आपको लगने को मिल सकता है कि कॉज ऑफ आपके स्पाउस जो हैं, आप अपनी फिजिकल बॉडी से अपलिफ्ट करने लगे हैं, ऐसा कई संबंधों में होता है, मोस्टली स्पिरिचुअल संबंधों में होता है। कॉज ऑफ द स्पाउस जो है, आदमी स्पिरिचुअल बॉडी फिजिकल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ मूव करने लग जाता है। तो दैट सेपरेशन इज डेफिनेटली देयर। थिंग्स यहाँ पे थोड़ी चैलेंजिंग है, डिपेंड करता है किस नक्षत्र में प्लैनेट है, किस डिग्री के आसपास का प्लैनेट है। अगर वो अभी भी विशाखा की तरफ है, मतलब कम डिग्रीज का प्लैनेट है, तो चीज़ें आपका ये विद द हेल्प ऑफ जुपिटर जो है वो मैनेज हो जाएंगी। बट अगर वो बिल्कुल गंडांत की क्रॉसिंग पे ही आ गया है, तब वहाँ पर इमोशनल चैलेंजेस, इमोशनल ब्रेकडाउन्स या इमोशनल थिंग्स का जो साइकिल या जो लूप है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें उस एनर्जी का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा की पूजा, और उन्हीं के साथ साथ फॉर स्कॉर्पियो आई थिंक माँ काली की पूजा आपको निरंतर करते रहना चाहिए। सो यू कैन कंट्रोल द डार्कनेस, और यू कैन विन ओवर द वन नेगेटिव एनर्जी, दैट इज मून इज डेबिलिटेटेड हियर। सो मून डेबिलिटेटेड मीन्स partner worried to start the family, or you worried to start the family, or something not right, something is not that bright in this puzzle. So think कि फैमिली को स्टार्ट करना जो है ना, वहाँ आपको पूरा अपना थ्रस्ट दे देना चाहिए कि बस ये स्टार्ट हो जाए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है जो स्कॉर्पियो के अंदर। सो जब सप्तमेश जो है वो धनु राशि के अंदर हो,
देखिए धनु राशि किस तरह की राशि है? धनु राशि द्विस्वभाव राशि है, धनु राशि गुरु महाराज की राशि है, धनु राशि भाग्य की राशि है और धनु राशि से एक यात्रा शुरू होती है, दैट इज़ द आत्मा की यात्रा। जो आत्मा की स्पिरिचुअल बॉडी की यात्रा है वो धनु राशि से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसे भाग्य की भी राशि कहते हैं और इसीलिए इसे गुरु की भी राशि कहते हैं। गुरु मीन्स जीव, तो जीव की यात्रा मूलतः तो धनु से ही स्टार्ट होती है। नाउ द पॉइंट इज़ कि सप्तमेश जो है वो धनु राशि के अंदर जाके बैठ गया। अब सप्तमेश क्या है? सप्तमेश वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। मीन सप्तमेश वो एनर्जी है जो आपको कंप्लीट महसूस कराती है, जो सेटिस्फैक्शन आता है ना लाइफ में कि ये कमियां थी, इनके ऊपर हमने वर्क कर लिया है, वो सप्तमेश से आता है। वो आपको जानना होगा कि क्या वो ऐसी कमियां हैं। तो सप्तमेश जब धनु राशि के अंदर होता है तो धनु राशि का एलिमेंट जो है आपको रूल करने लग जाते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। एंड दैट भी कि कहीं ना कहीं मुझे कोशिश करनी चाहिए टू बी एस फिलोसोफर, टू बी अ टीचर, और कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करनी चाहिए सोसाइटी की, या कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से मेरे ऊपर कोई सपोर्टिव लेयर आनी चाहिए, या सोसाइटी को मेरी हेल्प करनी चाहिए। सो दैट थिंग इज़ कि सोसाइटी अब इक्वेशन में आ चुकी है। तो जब सोसाइटी इक्वेशन में आ जाती है ना, तब बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ में नहीं रहती हैं। इट मीन्स जब मैरिज की बात आएगी, सो फर्स्ट थिंग इज सोसाइटी से मैरिज मीन्स अरेंज मैरिज वर्सेज दैट आउट ऑफ कास्ट और आउट ऑफ कल्चर आप कह सकते हैं। सो यहाँ आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर का जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और सोसाइटी अब इक्वेशन में आ गई है और पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचता है कि सोसाइटी की तरफ या तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड हिम। तो अब सोसाइटी इक्वेशन में है एंड सोसाइटी इज दैट लाइक सोसाइटी की तरह से ही चीज़ें फिर यहाँ पे चल पाती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि कोशिश करनी चाहिए कि पर्सन आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ डिज़ायर के जो रिलेशंस है उनमें जाने की संभावनाएं ना तलाशे, या कम से कम खोजने की कोशिश करे। दो दारा कारक है, प्लानट है, किस हाउस के अंदर बैठा है, ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं क्या वो वक्री है या नहीं है। बट एट द एंड जो मैं फाइनल होगा ना, उसका जो फाइनल कंक्लूजन होगा ना, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरह से ऐसे बैठेगा जिसमें अरेंज वर्सेस दैट सेकंड थिंग का इक्वेशन बैठेगा। और ये पर्सन जो होता है ये सोचते हैं कि सोसाइटी ने कंप्लीट करेगी, तो इनको एट द एंड सलाह जो है वो बहुत मायने रखती है इनके लिए। ये ऐसे नहीं है कि अगर आप इनको कोई सलाह दें और ये उसको ओवर रूल कर जाए। इनको इनके फैमिली की सेइंग, सोसाइटी की सेइंग जो है वो डेफिनेटली वैल्यू करती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। कॉज 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो धनु राशि के अंदर बैठा हुआ है। आई थिंक ये जो राशि है, कॉज ये द्विस्वभाव की राशि है, और द्विस्वभाव राशियाँ मैरिज के जब भी इक्वेशन आता है ना, तो द्विस्वभाव राशियों की ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं है। द्विस्वभाव राशियों के मेन तो देखते ही कहते हैं कि भाई ये डबल मैरिजेस को इंडिकेट कर देती है, बट वो एक एक्सट्रीम स्टेप है। मतलब वो शुरुआत में आपको कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि ये इस तरह की एनर्जीज़ को दिखाता है। ये एक्चुअली डेक्सटैरिटी को दिखाता है, ये एक्चुअली आपके स्पाउस की टैलेंट को दिखाता है, कि स्किल्स को दिखाता है कि ये पर्सन ऐसा है जो कई चीज़ों के ऊपर एक साथ काम कर सकता है। सो द गुड थिंग और द गुड साइड ऑफ सैजिटेरियस और द धनु राशि इज़ कि आपका जो पर्सन होगा, स्पाउस होगा, वो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन होगा, स्किल्स को वो प्राथमिकता देगा, और फॉर श्योर है कि वो सोसाइटी की तरफ से आएगा। मतलब उसके अंदर सोसाइटी इक्वेशन में डेफिनेटली आएगी। किस तरह से आएगी ये प्लानट टू प्लानट, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो ये हो सकता है कि किसी के लिए डायरेक्ट आए, किसी के लिए इनडायरेक्ट आए, बट सोसाइटी का इक्वेशन में आना यहाँ पे दिखाई देता है। और अगर सोसाइटी इक्वेशन में नहीं आती है तो पर्सन सेटिस्फाई महसूस नहीं करेगा। मीन्स दैट मैरिज इज लाइक एक चैलेंज की तरह बन जाएगी कि बस इसमें सेटिस्फैक्शन कब आएगा, कब वो एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो यहाँ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लिटरली बड़ी चीज़ है। तो दिस इज़ कि 7th हाउस का लॉर्ड जब है वो 9th हाउस मीन्स धनु राशि के अंदर आता है। अब धनु राशि एक ऐसी राशि है जो आत्मा की गति को दिखाती है, आध्यात्मिक जर्नी एंड इनको दिखाती है। तो यहाँ पर आपको आपका स्पाउस जो है मिल सकता है जब आप ट्रैवल करें टुवर्ड द नॉर्थ इंडिया, टुवर्ड द नॉर्थ साइड ऑफ योर कंट्री, टुवर्ड द स्पिरिचुअल प्लेसेस, स्पिरिचुअल एनर्जी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और पिलग्रिमेज जो होती हैं वो भी आपकी मदद करने वाली हैं। तो ये सब काम करके आप कहीं ना कहीं अपने 7th हाउस के स्वामी को बेटर कर सकते हैं, और नए नए चांसेस जो हैं वो आपके जीवन के अंदर आ सकते हैं। पॉसिबल है कि सेरेमनी, सोशल प्रोग्राम्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस तरह से कोई मदद आ जाए, तो ये सब पॉसिबल है। मीन्स जो ट्रेडिशनल मेथड है वही पर्सन को ज़्यादा ट्राई करने चाहिए। एंड इसमें क्या कोई कार्मिक संबंध आपको दिखाई देता है या कुछ कार्मिक ऊर्जाएं आपको दिखाई देती है, देखिए यहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू हुई है। तो अगर आत्मा ने यात्रा वहाँ जहाँ से स्टार्ट करती है वहाँ पे आपका सप्तमेश जाके बैठ गया है, तो आपकी आत्मा के ऊपर गहरा प्रभाव तो आपके स्पाउस का है। मीन्स स्पिरिचुअल बॉडी पे बहुत गहरा प्रभाव है। और ऐसे लोग मैंने मोस्टली केसेस में देखे हैं कि ये लुक्स को इतनी प्राथमिकता नहीं देते जितना ये स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को देते हैं, या फिर वो जो होता है ना कि वो स्पिरिचुअल कनेक्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको बस फील किया जा सकता है, उसको बस समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो वो स्पिरिचुअल कनेक्ट जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है कि पर्सन जो है स्पिरिचुअली ग्रेटली कनेक्ट हो सकता है। तो कोई पर्सन है मीन, और वो अगर किसी ईस्ट देव के टुवर्ड पूजा पाठ कर रहा है, या आप कर रहे हैं
कोई किसी पर्सन के लिए, तो हो सकता है मतलब वहाँ से कुछ सपोर्ट जो है वो यहाँ जनरेट हो सकता है। आपकी आत्मा का बल कितना है, आपकी नवमांश कुंडली कैसी है। जब भी धनु के अंदर सप्तमेश आए, नवमांश कुंडली को इंक्लूड कर लीजिएगा इक्वेशन में, कॉज यहाँ पर आत्मा ने सब कुछ अपने चार्ज में ले लिया है। मतलब आत्मा के ऊपर सप्तमेश का इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब है जो भी काम आपका स्पाउस करेगा वो आपकी आत्मा को इन्फ्लुएंस करने वाला है। वन थिंग इज़ कि ये राशि जो है वो तुला राशि से अष्टम है, तो इसमें कुछ केसेस में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फर्स्ट मैरिज में ये चैलेंजेस लाती है। कुछ केसेस में ये चैलेंजेस लाती है। जितना आपका प्लैनेट गंडांत के आसपास होगा ये चैलेंजेस को उतना इंक्रीज़ कर देगी, और जितना प्लैनेट कैप्रिकॉन के आसपास होगा ये मैरिज में डीले को इनका उतना इंक्रीज़ कर देगी। तो बेटर है कि आपका प्लैनेट जो है वो 7-8 डिग्री से लेकर 22-24 डिग्री के आसपास तक हो, ताकि वो जुपिटर के इन्फ्लुएंस को अपने अंदर समाहित कर पाए। सो डिग्रीज़ का भी मैटर करता है कि एक प्लैनेट किस डिग्री के आसपास है, उसके ऊपर किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि आपको एक बड़ा डायग्राम बनाना होगा, एक कैनवास बनाना होगा कि सोसाइटी वर्सेस द आउट ऑफ कल्चर। सो आउट ऑफ कल्चर को इसमें से निकाल दें तो वो बेटर रहेगा। आप सोसाइटी के अंदर भी ट्रेडिशनल मेथड्स या फिर जो ऑनगोइंग मेथड्स हैं वो तो ऑनगोइंग्स को आप हटा दीजिए, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। देन द थर्ड इज़ कि क्या मैरिज में डिले हो सकता है। वैसे संभावनाएं कम है, संभावना इतनी नहीं है मैरिज में डिले की, बट अगर प्लैनेट कंबस्ट है या यही प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है या ये कैप्रिकॉन के आसपास है या स्कॉर्पियो के आसपास है, तो कैप्रिकॉन के आसपास है तो डिले मैरिज के अंदर ला सकता है। ये कॉज आपकी आत्मा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ऐसे लोग आते हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में प्रेस्टीज जो है वो डाउन हो रही है, अब आप कुछ बताइए। मतलब आप इसलिए बताइए कि हमारी समाज में इज्जत डाउन हो रही है, हमें वो महत्वपूर्ण है। मतलब इनके लिए मैरिज इज़ लाइक ए टूल। सो वो व्यवस्था जो है वो सहज के अंदर आती है अगर ये कैप्रिकॉन में हो तो कैप्रिकॉन किस प्लैनेट की राशि है? कैप्रिकॉन शनिदेव की राशि है। कैप्रिकॉन किस तत्व की राशि है? कैप्रिकॉन अर्थ एलिमेंट की राशि है। कैप्रिकॉन केंद्र की राशि है। कैप्रिकॉन के अंदर लॉर्ड विष्णु की ऊर्जा होती है। कैप्रिकॉन के बारे में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये राशि जो है वो धर्म और काम के मध्य में आती है, और शनि का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। ये शनि की दूसरी राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो शनि का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। धर्म और काम के बीच की राशि है, जिसमें धर्म जो है वो गुरु से इन्फ्लुएंस है और काम जो है वो वापस से शनिदेव से इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पर जब भी सप्तमेश बैठता है तो सप्तमेश कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन से अपने आप को कनेक्टेड मानता है। इट लाइक कि कैप्रिकॉन की जो ऊर्जाएं हैं, शनि की जो कैप्रिकॉन से ऊर्जाएं निकलती हैं वो अब आपको कंप्लीट करती हैं। सप्तमेश वो प्लैनेट है जो आपको कंप्लीट करता है। सप्तमेश आपको कंप्लीट करता है, ये आपका काउंटर पार्ट है। इसका मतलब है कि कैप्रिकॉन की ऊर्जाएं आपको कंप्लीट करती हैं। और कैप्रिकॉन की क्या मूल ऊर्जाएं हैं? अर्थ एलिमेंट की राशि है, ये प्रोफेशन की राशि है, ये कार्य करना जानती है, ये वर्क करना जानती है, और ये कभी भी सकाम कर्म नहीं करती है, निष्काम कर्म करती है। एक्वेरियस सकाम कर्म करती है, उसका फोकस है डिज़ायर या रिजल्ट पे। कैप्रिकॉन का फोकस कभी भी रिजल्ट पे नहीं होता। इसी राशि के अंदर गुरु नीच के होते हैं और मंगल उच्च के होते हैं। इट मोर लाइक द बैटल फील्ड। तो यहाँ वो बैटल फील्ड है और जहाँ पे आपका सप्तमेश बैठा हुआ है। तो ऐसे जातकों के जीवन में क्या एनर्जी हमेशा चलती रहती है? एक बैटल फील्ड की एनर्जी हमेशा चलती रहती है। इन्हें लगता रहता है कि मतलब जो डिवाइन है वो इन्हें कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है, हमेशा इन्हें फोर्स कर रहा है कड़क डिसीजन लेने के लिए या रूड या रफ डिसीजन लेने के लिए। डिवाइन हमेशा इन्हें उस व्यवस्था में ला देता है जहाँ इन्हें ट्रुथ वर्सेस फॉल्स, सही बनाम गलत, इन तरह के डिसीजंस लेने होते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसी एक रफ एनर्जी जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में इंडिकेट करता है कि ये इन लोगों के साथ होता है, ये इनके साथ जनरली होता है। अब जब आप इसको मैरिज में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी वो डिलेमा की सिचुएशंस आती है। यहाँ डिलेमास की सिचुएशन आती है, जैसे कहते हैं ना धर्म युद्ध। तो ये धर्म युद्ध की राशि है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो ये वही कुरुक्षेत्र का मैदान आप कैप्रिकॉन को मान सकते हैं, वेयर द निष्काम कर्म और वेयर द प्लैनेट मार्स गोज एक्सल्टेड। तो यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक बैटल है दैट इज़ इनसाइड यू, वो आपके अंदर चल रही है, और वो मैरिज से उसका लिंक नहीं है सीधा सीधा। वो मेन बैटल क्या है कि आपको बार बार टेस्ट किया जाता है, आपको बार बार पटक दिया जाता है ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर जहाँ पे एक तरफ ट्रुथ है और दूसरी तरफ फॉल्स है, एक तरफ राइट है दूसरी तरफ रॉन्ग है, और आपको वो डिसीजन लेना होता है। दैट इज़ द मेन बैटल गोइंग हियर। तो यहाँ मैरिज में क्या स्पाउस से कोई समस्या आती है? मुझे नहीं लगता स्पाउस से इतनी यहाँ समस्या आएंगी जितनी कि स्पाउस की फैमिली से या स्पाउस की मदर की तरफ से या स्पाउस के अराउंड के इकोसिस्टम से। कॉज कंसर्न क्या है? डिलेमा। एक डिलेमा है। तो वो डिलेमा क्या है, किस तरह का डिलेमा है, किस तरह के डिलेमा को आप सॉल्व कर रहे हैं, ये यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ कंसर्न बना डिलेमा। इस राशि के अंदर कंसर्न हमेशा डिलेमास बनते हैं। कैप्रिकॉन में कोई प्लैनेट आएगा आफ्टर मैरिज, मतलब जाते कि एक बार, मतलब अगर आप मैरिज नहीं भी हुई, मैरिज में डिले आ गया, बिकॉज कैप्रिकॉन एक ऐसी राशि है जो डिलेज दे देती है, तब भी उसका एक कंसर्न ये बनेगा कि आफ्टर मैरिज क्या होगा, मतलब हो जाएगी, जब भी होगी उसके बाद क्या होगा। आप उसके बारे में एक बार देखिए, मतलब वहाँ कोई डिलेमा है या नहीं है, वहाँ कोई बैटल तो नहीं है। ये कंसर्न इनका बन जाता है, ये ईजिली बन जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये चाह के बनाते हैं, या ऐसा और लोगों के साथ भी होता है। इनके साथ ये फॉर श्योर शुरू में ही आपको देखने को मिल जाएगा।
आपको महसूस हो जाएगा इनका 10th हाउस का स्वामी 10th हाउस के अंदर इनका सप्तमेश है। इनके क्वेश्चंस, इनकी जो जो इच्छा है, जो ये जानना चाहते हैं वो आपको बता देगी। सो वो डिलेमा इनका कंसर्न है। मेन कंसर्न क्या है? डिलेमा। एंड अगेन ये राशि जो है वो धर्म और काम के बीच में फंसी हुई राशि है, और धर्म भी मूल त्रिकोण राशि है गुरु के पीछे, और आगे शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो धर्म एक तरफ से और एक तरफ से काम। तो वन साइड इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड साइड इज डिजायर। सो अगेन यहाँ डिलेमा बन गया। ये अर्जुन जैसे फंस गया था ना महाभारत के अंदर, ऐसा यहाँ पे सप्तमेश है कि वन साइड इज द डिजायर, कि एक तरफ युद्ध है, एंड द सेकंड साइड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि करूँ या ना करूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाम बनाम डिज़ायर्स का युद्ध यहाँ चलता रहता है। तो हॉस्टल लाइफ के अंदर 20s 30s के अंदर ऐसे टेस्ट होते रहते हैं, कार्मिक टेस्ट चलते रहते हैं, और वहाँ पर अगर आप मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं, तो ये आपको और ज़्यादा महसूस होंगे कि एक डिलेमा बन जाएगा, वेयर द रिलेशनशिप इज़ गोइंग ऑन वन साइड, प्रोफेशन इज़ गोइंग ऑन वन साइड, और दोनों के अपोजिट डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। वेयर यू आर फिक्सिंग वन थिंग एंड सेकंड थिंग इज़ नॉट राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेज द डिज़ायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेज द डिज़ायर। सो ये कंसर्न है जब भी 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठे। इसको डील करना चाहिए, इसको आपको डील करना चाहिए। इसको आप कैसे डील कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता। सो ओनली विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता कैन नो योर ट्रू पाथ। यहाँ पे आपका 50-60s में है ना, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है ट्रू पाथ क्या है। अब एज टू एज भी वैरी करता है, अब उसमें दशा भी वैरी करती है। कई लोग 20s में ही केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो अलग ही तरह के पर्सन बन जाते हैं। तो हर चीज़ का एक वे है इन्फ्लुएंस करने का, बट मेन थिंग इज़ कि यहाँ पर डिलेमास का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो क्या यहाँ रिलेशनशिप नहीं आते? यहाँ आते हैं, यहाँ काफ़ी आते हैं। रिलेशंस वर्सेस द मैरिज का कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है। वन साइड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड साइड इज़ योर डिज़ायर, और यही आपको आफ्टर मैरिज भी देखने को मिलेगा। तो इनका कंसर्न भी यही होता है कि ठीक है, उससे पहले तो ठीक था, अब आफ्टर मैरिज भी यही होगा कि वन साइड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड साइड इज़ द डिज़ायर, बट ये इन्फ्लुएंस करता है। तो शनि के उपाय करिए जिससे कि मैरिज में डिले खत्म हो और ये डिलेमा खत्म हो जाए। दैन देयर इज दिस कुंभ राशि। सो जब भी सप्तमेश कुंभ राशि में आएगा वो किस तरह का व्यवहार करेगा, आप सोच के देखिए इस राशि के बारे में। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, ये काम त्रिकोण की अंतिम राशि है, काम त्रिकोण की अंतिम राशि है, इसके ऊपर फोकस करिए। अंतिम राशि है ये, अर्थ और मोक्ष दोनों के बीच में फंसी हुई राशि है। इस राशि के अंदर वायु का तत्व है, एयर एलिमेंट है, तो ये एक्सपेंशन इसके अंदर ज़्यादा है। और इस राशि का मध्य नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, मीन्स पॉसेसिव राशि है, ऑब्सेशन है इस राशि के अंदर। जब भी सप्तमेश आपका एक्वेरियस के अंदर आएगा तो फर्स्ट थिंग इज़ कि सप्तमेश जब भी एक्वेरियस के अंदर आता है वो एलिमेंट सेम बन जाता है। मतलब वो सप्तमेश जो है वो मोस्टली एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब वो 11th हाउस में आया, एक्वेरियस में आएगा, तो वो फिर एयर एलिमेंट जैसा ही व्यवहार करेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैरिज एक नॉर्मल पर्सन से यहाँ पे ओवर एज हो गई है। मतलब अब उसमें एज है, आप उसके बारे में सोचते हैं। एक नॉर्मल पर्सन कम सोचेगा, थोड़ा सा आप उससे ज़्यादा हट के सोचेंगे, थोड़ा सा ऊंचा होकर सोचेंगे। द स्पेशल थिंग इज़ कि एक्वेरियस काम त्रिकोण की अंतिम राशि है। यहाँ पे डिसीजन हो जाता है, डिसीज़न यहाँ पे हो जाता है। मतलब इस लाइफ का जो है ना, कि कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको हम ट्राई करना चाहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि चले एटलीस्ट गिव इट ए ट्राई, काम हो ना हो एक ट्राई तो देते हैं। ये एक्वेरियस वही राशि है। इसमें जब तक इच्छाओं का निर्माण नहीं करता, वो उसने कर लिया जेमिनी में। एक्वेरियस में क्या करेगा? लास्ट ट्राई। आपकी आत्मा कह रही है कि लास्ट ट्राई दे दो, क्योंकि इस राशि की अगली राशि कौन सी है? मोक्ष की राशि है। वो परमानेंट मोक्ष की राशि है कि अब इसमें इसमें नहीं मिला वो फिर बर्न होगा। मतलब वो इच्छा खत्म होगी, वो अगली लाइफ में उसको आप नहीं करेंगे, उसको आप दोबारा फॉलो अप नहीं करने वाले हैं। तो इसमें यह है कि इसमें आपको डिसाइड कर लेना है कि व्हाट वर्क आई एम गोइंग टू डू एंड व्हाट नॉट फॉर मी, व्हाट नॉट मेड फॉर मी। सो इसमें वो लास्ट ट्राई देने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर जब भी सप्तमेश 11th में आता है ना, पर्सन की एक बार लास्ट ट्राई देने की इच्छा होती है। अब ये रिलेशंस में जाएंगे क्या? मुझे लगता है कि एक्वेरियस आपको रिलेशंस की तरफ लेके जाती है। एज एयर एलिमेंट की राशि है, इच्छाओं की राशि है, डिज़ायर्स की राशि है, तो वहाँ तो ये लेके जाएगी। वहाँ चीज़ें क्या स्मूथ बनी रहेंगी? वैसे चीज़ें स्मूथ रहनी चाहिए, कॉज एक्वेरियस है, शनि की ऊर्जाएं हैं, तो चीज़ें स्मूथ रहनी चाहिए। बट अगेन द मेन फंडा ऑफ एक्वेरियस इज़ द लास्ट ट्राई। सब कुछ अच्छा चलेगा, बट फिर भी एक दिन कुछ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा आके लगेगा कि अब लास्ट ट्राई देना है। मतलब लास्ट ट्राई है ये, कि या तो पार है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो ये व्यवस्था एक्वेरियस के अंदर बनती है। एक्वेरियस के अंदर क्या अरेंज मैरिज वर्सेस दैट आउट ऑफ कास्ट कल्चर, ऐसा कुछ बन सकता है? फॉर श्योर इसके अंदर बनता है। यहाँ पर मैरिज में डिले आने की संभावनाएं होती हैं क्या? अगर शनि और प्लैनेटों के साथ अच्छा तालमेल कर रहा है और शनि आपका राजयोगकारी प्लैनेट है, तो भी डिले आ सकता है। बट देयर क्या होगा कि वो डिले आपकी इच्छा से आएगा। एक डिले आपकी इच्छा से भी होता है कि भाई मुझे इंक्रीज़ करनी है मैरिज की ब्रैकेट, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि बस शनि आपको पीड़ित करेगा, बिकॉज आप उसकी राशि में जाके बैठे हो, मूल त्रिकोण में जाके बैठे हो, तो वो कुछ ना कुछ आपसे बेटर व्यवहार करेगा। और यहाँ पर्सन को लगने लग जाता है, जब वो अपनी 28, 30, 32 के आसपास आता है, तो उसको लगता है कि यार अगर अर्ली मैरिज हो जाती तो हो सकता है लाइफ चैलेंजिंग हो जाती। तो बेटर है वो नहीं हुई, या अब मुझे कुछ ना कुछ सोचना है।
शनि के अंदर वर्क है, शनि समय लेता है, शनि टाइम लेता है, तो टाइम यहाँ पे लिया जाएगा, उससे हमें नहीं घबराना चाहिए। कई बार यहाँ पे बैठा हुआ जो सप्तमेश है वो अर्ली मैरिज को भी इंडिकेट कर देता है। अब वो क्यों होती है अर्ली मैरिज का यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था बनती है? शुक्र जो है इसी राशि के आसपास उच्च का होता है पाइसिस में, तो वो यहाँ से ट्रांजिट करता हुआ घूमता हुआ पाइसिस में गया, तो हो सकता है कि अर्ली मैरिज की संभावनाएं बन जाए। दैट इज़ द लास्ट ट्राई, कि पर्सन ने लास्ट ट्राई दिया कि भाई ये रिलेशन अब बस चलेगा या फिर अब ये हमेशा के लिए खत्म होगा। सो वो लास्ट ट्राई हो सकता है सफल हो जाए, तो ये व्यवस्था यहाँ बन सकती है। लास्ट ट्राई की राशि यही राशि है, इसके अंदर अगर सप्तमेश है इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि एक बार अंतिम प्रयास किया जाए। अंतिम प्रयास की जो राशि होती है ना वो यही राशि होती है। अगर किसी का 6th हाउस का स्वामी इसके अंदर आके बैठ गया, इट मीन्स कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देता रहेगा जब तक उसके मन में एक बात ना आ जाए अंतिम प्रयास। तो अंतिम प्रयास की राशि है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा रहा है जिसमें आपने अंतिम प्रयास नहीं दिया अपनी तरफ से, तो अब वो देने का काम जो है आप आने वाले समय के अंदर करेंगे। दैट इंडिकेटेड बाय दिस 7th हाउस डॉट सिटिंग इन द 11th हाउस। और क्या एक अच्छा संबंध है? वेल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा संबंध है। ओवरऑल एक अच्छी पॉजिटिव रिफ्रेशिंग वाइब इसमें से आती है। तो ओवरऑल आई थिंक 7th हाउस का 11th हाउस के साथ संबंध मुझे शानदार संबंध लगता है, मीन्स त्रिकोण का संबंध है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इस राशि में पॉजिटिवनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर सप्तमेश बैठा है तो अपने स्पाउस को मान लीजिएगा कि वो पॉजिटिव होगा। क्या अर्ली मैरिज की संभावनाएं होती हैं? वैसे कम होती हैं, फिर भी वीनस का इन्फ्लुएंस है तो रिलेशन टर्न हो जाए ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। एंड द थर्ड पॉइंट और द फोर्थ पॉइंट इज़ कि अबाउट द स्पाउस लुक आप क्या कह सकते हैं? वेल अगर वीनस की वजह से है, अगर डिज़ायर की वजह से है, तो कहीं ना कहीं वीनस जैसा पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज शनि का इन्फ्लुएंस है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी चार्ट में देखें कि शनि किस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वो हाउस किस डायरेक्शन को दिखाता है, उस डायरेक्शन से भी स्पाउस आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और आपके स्पाउस के चार्ट के अंदर भी शनि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मैरिज में निभाता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये वे है समझने की कि क्या यही पार्टनर असली पार्टनर है या नहीं। दैन देयर इज़ दिस पाइसिस। तो पाइसिस को क्या खास बनाता है? पाइसिस को खास बनाता है उसका अकेलापन, उसका अलग अंदाज, उसका जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखना, उसका सबसे अलग थलग होकर रहना और उसका गुरु के इन्फ्लुएंस को असर्ट करते रहना। पाइसेस राशि इज़ लाइक द सैंडविच, जो सैंडविच की तरह है, और जो सैंडविच के अंदर बीच में कौन सी राशियाँ हैं? कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो शनि की राशियाँ बीच में और गुरु की राशियाँ टॉप लेयर और बॉटम लेयर। सो बॉटम लेयर जो गुरु का है, जो सेजिटेरियस है, वो एक अलग तरह की राशि है। उसके अंदर समाज है, उसके अंदर रिश्ते हैं, नाते हैं, आपकी फैमिली है, अड़ोस पड़ोस है, सब कुछ है। पाइसेस के अंदर ये कुछ भी नहीं है। दो ये जुपिटर की राशि है, बट ये आइसोलेशन की राशि है। ये विश्वास किस में करती है कि एट द एंड अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें बंधनों से मुक्त होना है। बंधन मीन्स एवरी टाइप ऑफ बाउंडेशन, एवरी टाइप ऑफ बंधन। उसका मतलब ये नहीं है कि ये बंधन वो बंधन और उससे ही मुक्त हूँ बस, ना ना ना। इसमें है कि हर बंधन को गला देना है। जब कोई प्लैनेट लाइक सप्तमेश पाइसेस के अंदर बैठा हो तो उसके अंदर अपने आप एक ऊर्जा आ जाती है, और वो ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा होती है? दैट ऊर्जा इज़ की आइसोलेशन चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, मतलब ये उनके अंदर आ जाती है, अपने अंदर ये समाहित कर लेते हैं उस ऊर्जा को। और जैसे मैंने आपको बताया सप्तमेश क्या है? सप्तमेश वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। जब वो प्लैनेट पाइसेस में बैठा है तो पाइसेस की ऊर्जा आपको कंप्लीट करेगी। और पाइसेस की ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा है? अगर आप इसके चित्र को देखेंगे तो एक मछली के पीछे दूसरी मछली, दैट रिप्रेजेंट द एटर्नल साइकिल, और दैट रिप्रेजेंट की एक वे है जिससे इस साइकिल को ब्रेक किया जाए, एक तरीका है जिससे इस साइकिल से बाहर निकला जाए। तो अब पर्सन की मेन जो इच्छा है, मेन डिज़ायर है, या क्या ऊर्जा उसे कंप्लीट करती है, वो हर जगह एक साइकिल देखना शुरू कर देता है। वो हर जगह अपने आप को या तो फंसा हुआ पाएगा या ऐसा पाएगा कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, दोबारा मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए इसे द्विस्वभाव राशि कहते हैं। यहाँ पे द्विस्वभाव किस तरह का है? यहाँ पे द्विस्वभाव है कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, क्या ये मेरे साथ दोबारा हो रहा है, क्या ऐसा होता ही रहेगा, और इससे कैसे बाहर निकला जाए। ये जब क्वेश्चंस आप उस पर्सन से करोगे ना, वो अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करेगा। वो ये पाएगा कि ठीक है, आई थिंक यही वो ऊर्जा है जो मुझे कंप्लीट करती है। जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता हूँ, या मैं ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई पाता हूँ। व्हेन कम्स टू द 12th हाउस, तो 12th हाउस मटेरियल वर्ल्ड में तो फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, फॉरेन हाउस को दिखाता है, ओवरसीज़ को दिखाता है, डिफरेंट कल्चर को दिखाता है। तो हो सकता है इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस आपके मैरिज के ऊपर आए, इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस मैरिज के ऊपर आ सकता है। अदर प्लैनेट मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सप्तमेश की राशि मैटर करती है, अदर प्लैनेट मैटर करते हैं। बट सप्तमेश का पाइसेस में होना इंडिकेट करता है कि ये पर्सन जो है उस तरह के संबंधों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादा अपने आप को झुका हुआ पाता है जिन संबंधों के अंदर कुछ ना कुछ विशेष हो। मतलब पाइसेस के अंदर क्या है? पाइसेस के अंदर सब कुछ विशेष है, सब कुछ वेरी स्पेशल है इस राशि के अंदर। ये फॉरेनर्स की राशि है, वो अपने आप में लाइमलाइट में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं लिबरेशन की राशि है, आइसोलेशन की राशि है। इसमें सब कुछ आके समाहित होता है, ख़त्म होता है। तो आपका स्पाउस जो है वो किसी ना किसी तरह से लाइमलाइट में रहना चाहता है। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको देखने को मिल जाएगी कि वो लाइमलाइट उसके अंदर है, मतलब वो किसी तरह से लाइमलाइट में आना चाहता है।
दैन जुपिटर की राशि है तो जुपिटर जैसा इन्फ्लुएंस आपके स्पाउस के अंदर हो सकता है। तो ये एक और पॉइंट है अपने स्पाउस के बारे में पता लगाने का या समझने का कि किस तरह से मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिले। दैन द स्पेशल थिंग इज़ कि पाइसिस राशि वो राशि है जिसमें अंत भी है और आरंभ भी है। इसके शुरुआत के 2 नक्षत्र बहुत बहुत खतरनाक से नक्षत्र हैं। इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, एक में फायर, एक में वाटर में वो ड्रैगन है जो स्लीप कर रहा है, एक के अंदर आप कह सकते हैं कि वो ड्रैगन और ज़्यादा एक्सल्टेड है या और ज़्यादा एंग्री होके एंग्री मोड के अंदर बैठा हुआ है। बट वैन कम्स टू रेवती ना चीज़ें बदल जाती हैं। रेवती क्या है? रेवती वो ड्रम है जिससे कि पहला नाद स्टार्ट हुआ है, मतलब सब कुछ स्टार्ट होता है रेवती नक्षत्र से। लोग कहते हैं कि एरीज से सब कुछ स्टार्ट होता है, बट द स्टार्टिंग इज विद रेवती नक्षत्र पाइसिस से। तो पाइसिस में पहली मछली दिखाती है समापन को और दूसरी मछली दिखाती है स्टार्ट को। सो पाइसिस इज लाइक द मर्जिंग ऑफ 2 पावर्स। इसमें 2 पावर्स मर्ज हो रही हैं। तो जब भी प्लैनेट यहाँ पे बैठता है तो पर्सन उस तरह के संबंध में इंटरेस्टेड होता है जिसमें 2 अलग अलग तरह की एनर्जीज मर्ज हो रही हैं, 2 अलग अलग तरह की ऊर्जाएं मर्ज हो रही हैं। और अब आपको आपके स्पाउस के अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा आप स्वयं से डिफरेंस दिखाई देगा कि ये एक बिल्कुल अलग ऊर्जा है, ये बिल्कुल अलग ऊर्जा है। अब उसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बी इट द फिजिकल फीचर्स में, बी इट द कैरेक्टरिस्टिक्स में, बी इट द बिहेवियर में, बी इट द एटीट्यूड में, कि ये एक बस अलग ऊर्जा है, इसके अंदर कुछ अलग है। और वो बिल्कुल अपोजिट है, एंटाई अपोजिट तरह की ऊर्जा है पाइसिस के अंदर। इसकी पहली मछली जो है, पहली जो फिश है वो इंडिकेट करती है समापन को, एंड द सेकंड इज द बिगनिंग, बिकॉज रेवती में ही बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। पाइसिस में अंत भी है, आरंभ भी है। आरंभ और अंत दोनों ही पाइसिस के अंदर हैं। तो ये ऊर्जा आपको स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगी और वही स्पाउस आपको हेल्प कर सकता है, आपके लिए बेटर परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर एंटायर अपोजिट, मतलब कुछ अपोजिट हो आपसे। जितना आप उसको अपने जैसा बनाएंगे, अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही चीज़ें डिस्टर्ब यहाँ होने लग जाती हैं। इसीलिए ये राशि जो है वो तुला राशि से षडाष्टक का योग बनाती है। अगर कोई का किसी का सप्तमेश पाइसिस में है तो उसका पहला कंसर्न ये हो सकता है कि मेरा स्पाउस मेरे जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता। एंड देन सेकंड इज़ कि जितना आप उसको अपने जैसा बनाओगे उतना आप इसको डिस्टर्ब करोगे। इसकी जो दोनों मछलियाँ हैं वो एक दूसरे को एंटाई अपोजिट में है। एक मछली दूसरे के पैरों को देख रही है और तब वो लूप चलता है, तब वो साइकिल चलता है। तो अगर आप इसमें एक जैसा बनने चाहोगे कि वह मेरे जैसा बन जाए, तो फिर चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएंगी। क्या यहाँ डीले आता है? वेल, यहाँ डीले नहीं आना चाहिए, बिकॉज वीनस यहाँ एक्सल्टेड होता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डीले की कोई संभावना रहेगी। बट अगर आपका वीनस पीड़ित हो गया है तो फिर आप ये मान सकते हैं कि फिर यहाँ डीले आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे बुध जो है वो नीच का होता है। बुध युवराज है और वो बहुत जल्दी काम करना चाहता है, वो यहाँ नीच का होता है। यहाँ पे बुध डाउन पड़ जाता है, यहाँ पे वीनस एक्सल्टेड रहता है। तो वीनस मीन्स द चार्म है, ब्यूटी है। वीनस मीन्स दैट लग्जरी थिंग है। तो हो सकता है पार्टनर, आपका स्पाउस जो है वो लग्जरी को ज़्यादा प्रेफर करे, हो सकता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर ब्यूटी एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करे, और बुद्ध को वो कम प्रेफर करे। यहाँ पे जो वीनस है वो कहीं ना कहीं भक्ति को भी दिखाता है, बट ये एक अलग तरह की, अलग लेवल की बात हो जाएगी, जो कि मैरिज से फिर कनेक्ट नहीं आप इसको कर पाएंगे। और बुद्ध जो है यहाँ पे वो सेल्फिश टेंडेंसीज़ को भी दिखाता है। तो यहाँ पे सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि लाइक मेरे जैसा हो तो मेरा इक्वल ही हो जाए, या मेरे जैसा ही वर्क करने लग जाए, मेरा जैसा ही काम करे ना, वो ऊर्जा यहाँ मैरिज को डिस्टर्ब कर देगी। तो हमें डूज़ एंड डोंट्स को समझना है राशि के अकॉर्डिंग, कि इस राशि के डूज़ एंड डोंट्स क्या है। ये राशि तुला से षडाष्टक का संबंध रखती है, बट आप उसको एक्टिवेट करोगे तब। इसीलिए कहते हैं कि द्विस्वभाव राशियाँ जो है वो सेकंड मैरिज इंडिकेट करती हैं। हर द्विस्वभाव राशि अलग तरह से व्यवहार करती है। जेमिनी होगी, वहाँ आप कर सकते हो कि मेरे जैसा कोई बन जाए, बिकॉज उसके फेसेस आसपास हैं, बट यहाँ एंटाई अपोजिट चीज़ है। तो कैसे द्विस्वभाव राशियों का भी इन्फ्लुएंस आता है, थोड़ा सा उसको भी हम समझेंगे अगले सेशन के अंदर।